सकते हैं। सर अभी तो आपके अटेम्प्ट है ना? हाँ, तो मैं नहीं तैयारी करूँगा। तुम लोग पीटी तो निकालते नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा तैयारी करके। सर इस बार पेपर ही ऐसा आ गया, मैंने तो सोचा था अगर 2024 जैसा पेपर आया ना, मैं 150 लाके दिखाऊंगी सर को, पर मैं क्या करूँ। कोई नहीं, इवन ईयर में ऐसा ही रहता है अपन, सॉरी ओड ईयर में ऐसा ही रहता है, इवन ईयर में ठीक आएगा पेपर, टेंशन मत लो। और हाँ, जो भी है पेपर, अभी एक लड़का मिला था, तो मतलब मैंने तो तुम लोगों को बोला था, देखो पर मेरा मानना है कि देखो ऐसे तो सब लोग बताएंगे हम यहाँ से पढ़ के गए जो भी है, पर मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आजकल इंडिया ईयर बुक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता भी था पहले भी, आपके अपन ज़्यादा क्वेश्चन पूछे उधर से, 40 के समथिंग क्वेश्चन पूछे, 40-50 क्वेश्चन पूछे इंडिया ईयर बुक से। तो मैंने तो बोला भी था आप लोगों को, पर देखो मैं भी जानता हूँ यार, देखो सबकी कैपेसिटी होती है, जैसे मैं तो नहीं पढ़ पाता, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, उसके एक पेज मैंने आज तक नहीं पढ़ा। पर मैं एक पर्सनली जो मानता हूँ कि इस पेपर में जैसे मैं अगर फेल होऊंगा, मतलब जैसे चांसेस तो है फेल भी हो जाऊँ, पास भी हो जाऊँ, जो भी है, मैं फेल इसलिए नहीं हो रहा कि मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गया, ठीक है, मैं फेल इसलिए हो रहा हूँ कि 2 घंटे में मैंने चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं किया। जैसे देखो 2 क्वेश्चन तो मैं वो सही नहीं है, वही नहीं पढ़ा, तो फेल होने के कारण वो नहीं रहेगा कि मैं पढ़ के नहीं गया, ठीक है। तो मेरा मानना है कि देखो पीवाईक्यू करो, ऐसे तो 10 कोचिंग वाले बोलेंगे कि हमारे यहाँ से आया, ये है वो फलाना दिखाना। देखो एक तो भाई वो इंडिया ईयर बुक 1000 पेज से ज़्यादा की होती है, ठीक है, तो उसको आप मेमोराइज़ करो। मैं तो मानता हूँ कि देखो मेरे लिए तो जैसे मेरा नेचर बाय फैक्ट मैं रट नहीं पाता, पर मुझे पता है कि भाई इस पेपर को और दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, और यूपीएससी आपसे कभी अपेक्षा नहीं करती आप इंडिया ईयर बुक रट के जाओ तब जाके इस पेपर को पास करोगे। तो लॉजिकल सेंस जो भी है वो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, तो मेरा मानना है कि आप कभी फेल नहीं होगे, आप टेंशन मतलब हो सकता है अभी इधर उधर 1-2 क्वेश्चन इधर हो जाए तुम लोगों के, पर ये गारंटी याद रखना कि ये चीज़ें अगर तुम अच्छे से सीख लिए और अप्लाई करोगे एग्जाम में, ज़रूर मेंस लिखोगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भरोसा कीजिए, ऐसा कुछ ही नहीं है, अरे अपना जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो। ज़्यादा यूपीएससी हमेशा करती है, वो इधर उधर करती है जानबूझ के सोर्स को, ताकि बच्चे इधर उधर डाइवर्ट हो, इसीलिए पीवाईक्यू पे टिके रहो, अपने एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक जो नोट्स पढ़ते हो बस वही पढ़ो, ज़्यादा सोर्स कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। पर मैं पहले बता रहा हूँ, पेपर अब की बार भाई मेरे 8 साल के इतिहास में सबसे टफ पेपर था, ठीक है। देखो जो कोचिंग वाले जो है बाहर जाके, भाई देखो समझो, एक तो ये चीज़ होती है, देखो जैसे मैं ही हूँ, मान के चलो मेरा 8वां अटैम्प्ट है, जनरल वालों जैसे मोनिका 6ठा अटैम्प्ट था, किसी का ओबीसी से 9वां अटैम्प्ट है, कोई आखिरी अटैम्प्ट दे रहा है, तो वो एक माइंड में एक अलग प्रेशर होता है, ठीक है। वो गर्मी सहन करना, वहाँ जाके पेपर देना, जैसे मेरे से गलतियाँ हुई, तो भाई जो ये कोचिंग वाले बता रहे हैं ना, मुझे याद अच्छे तरीके से, विजन वाले पिछले साल 100 से अबव बता रहे थे, गई के कट ऑफ कितना, सोचो अब की बार वो खुद चुपचाप इधर आ गए। तो सोचो विजन जब बोल रहा है कि भाई 76 से लेके 82 जा सकती है ना, तो समझ लो भाई 75 से नीचे भी जा सकती है कट ऑफ, ये चीज़ याद रख लेना। दूसरी बात कि जो जीएस में मान के चलो ठीक है पास हो रहे होंगे, सीसेट में कोई गारंटी नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। जैसे 2023 वाले पेपर में हुआ था, कोई आइडिया भी नहीं लगा पाया था कि 75 कट ऑफ जाएगी, किसी को लग भी नहीं रहा था, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका 70 नंबर चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे देखो अपने जो आप लोग हैं, देखो सब लोग लगभग मेहनत की हो, शिवानी मेहनत की, सबका यही है। तो मेरा मानना है कि देखो इतना मेहनत करने के बाद में अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, जैसे मैं भी 60 के समथिंग पहुँच रहा हूँ, शिवानी 66 के समथिंग पहुँच रही है, तो सोचो अपन इतना लॉजिक सेंस जानते हैं। फिर दूसरी बात, अपन ने रिस्क लिया है, अपन ने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। लोग क्या होता है ना, वहाँ पे मतलब टैप पेपर को देख के ही अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, जो भी है, कोई हिम्मत ही नहीं करता, बिना लॉजिक सेंस जाने तो आप इस पेपर को अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते। 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे थे भाई, सही बात तो ये है। तो बात ये कि जो रिस्क लेगा उसी को फ़ायदा मिलेगा। जब आप रिस्क लेते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपके भाई 60-70 नंबर आए तो 120 आ गए, नो, कभी नहीं होगा। तो वो रेंज जो है 60 से लेकर 80 के बीच में घूमेगा। अभी तो मैं सबका देख रहा हूँ नंबर इतने ही आ रहे हैं। अब इतने नंबर में रेंज जा रही है, ये देखो बिलो जा रहा है मतलब 60, मैं देखा हूँ सब जितने भी अपने स्टूडेंट है, लगभग 30 तो अपने स्टूडेंट है, ठीक है। अब सोचो बिलो जा रहा है 60, ठीक है, और मैक्सिमम तो बहुत कम लोगों के हैं 80-90, तो 80, जैसे आकाश सर के भी 80 है, उधर जो आराधना है उसके 80 नंबर आ रहे हैं, 88 के समथिंग बता रही है। अब सोचो ये आखिरी है। अब सोचो इसमें इतना ये गैप इतना है कि अब इसमें से चलो ये इतने आ भी रहे हैं, उनके सीसीएटी में पास करने की गारंटी कम है। तो कट ऑफ मेरा मानना है कि 70 to 80 कुछ भी हो जा सकता है, 70 भी जा सकता है, जनरल की कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये तो है कि 80 से नीचे तो जाएगी, 80 के अराउंड मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब 75 भी रह जाए, 75 से बिलो भी चले जाए। पर ऐसा नहीं, जो ये कोचिंग बहुत से कोचिंग वाले तो 95 प्लस बता रहे हैं, वो सब फालतू की बातें हैं।
85 से ज़्यादा, कि 85 भी भूल जाओ भाई, 80 से बिलो बिलो रहेगा। तो मेरा मानना है कि देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकते, इसलिए चुपचाप मेरा तो मानना है कि भाई देखो एक चीज़ याद रखो, पास हो गए तो अभी पढ़ोगे तभी मेंस होगा, नहीं पढ़ोगे, पास हो भी गए तो मेंस नहीं होगा, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। तो इससे अच्छा अभी पढ़ लोगे तो भाई इसी बहाने 10-15 दिन पढ़ लोगे तो फिर आगे पढ़ भी लोगे, रिजल्ट अगर पॉजिटिव नेगेटिव आया ना पढ़ भी लोगे आगे। अगर अभी इंतज़ार में रहे फिर बाद में लगा पॉजिटिव भी आया नेगेटिव भी आया तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, फिर गए फिर जनवरी फरवरी मार्च में उधर जाके आँख खुलेगी। तो वही है, कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि पढ़ो और कोई मतलब है नहीं। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर सना का क्या रहा? पूछ लो, यहीं बैठी है। रिजल्ट बताएगा, ठीक है फिर पढ़ तो हूँ। रिजल्ट तो वो सभी का बताएगा, फिर भी ठीक है, चांस है, कुछ चांस है, अगर क्वेश्चन सही हो गए आंसर की के अकॉर्डिंग तो। चलो ठीक है, आप कट लोग ऑफ को नीचे गया तो हो जाएगा, और 80 प्लस गया जनरल वालों में तो नहीं होगा। 80 प्लस तो नहीं जाएगा, जो भी है इस वजह। चलो ठीक है। हाँ तो काजल बताए, सिलेबस पढ़ के आई हो तुम? सर नहीं पढ़ा मैंने, क्या पढ़े? ऑप्शनल ही पढ़ रही हूँ। चलो ऑप्शनल का सिलेबस बता दो, उसमें क्या दिक्कत है? ऑप्शनल का सिलेबस बता दो, क्या हो गया? सर एग्जैक्ट याद नहीं है। और तो एग्जैक्ट कौन पूछ रहा, मुझे कौन सा याद है? मैं क्या हिंदी ऑप्शन हिंदी लिटरेचर का सहेली हूँ? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। बताइए। सॉरी सर। अनु आप बताइए, अनु जीएस का सिलेबस बताइए अनु। यस सर। बताइए जीएस का सिलेबस। सर मतलब चारों पेपर का। आप बताइए चारों पेपर का, मैं तो याद करने के लिए बोला था। सर थोड़ा तो याद है, ज्यादा तो नहीं। जैसे पेपर 1 में हिस्ट्री का पूरा पार्ट, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, अच्छा। आर्ट एंड कल्चर हो अनु गया। तो मैं ना, वो मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है। आज मेरे इस पे डांट पड़ी। एंशिएंट और मिडिवल के मेंस का पार्ट है? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। सर पढ़ है पर अब तुम लोग सोच लो, ये हाल है अपने। मुझे भी आज ही पता चला है कि एंशिएंट हिस्ट्री मेंस का अब पार्ट सोचो नहीं कि है। बच्चे, इसीलिए मैं सबसे पहले बच्चों को यही बोलता हूँ भाई जाके सिलेबस देख लो सबसे पहले। अब सोचो जब बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होगा तो क्या पढ़ रहे होंगे? एंशिएंट मिडिवल पढ़ रहे होंगे, जो मेंस में का मतलब। अरे जो आर्ट एंड कल्चर में तो आ जाता है ना वो। अरे वो ancient वाला। आर्ट एंड कल्चर एक अलग ही है, एंशिएंट मिडिवल एक अलग है। तो है मतलब एंशिएंट और मिडिवल का जो आर्ट एंड कल्चर वाला फॉर्म है ना, वो जो है मेंस का पार्ट है। समझ में आया? एंशिएंट हिस्ट्री में तो सर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वाली वो चीज़ें नहीं वो पूछता, नहीं पूछता ना वो आर्ट एंड कल्चर वाली चीज़ें पूछता है। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर तो समझ जाओ, फिर आप बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए मैंने बोला था कि कल सिलेबस याद करके आना। चलो ठीक है अनु, ये बताइए सोशल जस्टिस कहाँ पे है? जीएस 1 में है, जीएस 3 में है, जीएस 4 में, कहाँ पे है? सर जीएस 3 में है। जीएस 3 में? GS2 में, GS2 में। तो मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, सिलेबस देखो, यही मतलब समझो बहुत बड़ी गलती है। आप 2 बार प्री दे चुके हो, अब मेंस की तैयारी नहीं होगी तब सोचो यही हाल होगा। अब सोचो जब मेंस का तैयारी का अपने को आइडिया नहीं होगा तो फिर क्या ही मतलब है पीटी निकाल के भी। तो ये थोड़ा काम कर लो इस पे अच्छे से। चलो ठीक है अनु, फिलोसफी का बताइए, फिलोसफी का सिलेबस बताइए अनु। सर ज्यादा तो नहीं याद। जैसे फिलोसफी चार पार्ट में डिवाइड है। एक इंडियन फिलोसफी, एक वेस्टर्न फिलोसफी। जैसे इंडियन में कुछ न्याय वैशेषिक, योग, सांख्य, ये सब को पढ़ते हैं। और वेस्टर्न में जैसे कांट, हेगल, सार, ये सब को पढ़ते हैं। फिर एक हो गया सोशल फिलोसफी, एक हो गया पॉलिटिकल फिलोसफी। तो ये सोशल में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं कि सामाजिक, धार्मिक,
ये सारी चीजें आंदोलन जितने हुए, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, ये सब सोशल फिलोसफी में पढ़ते हैं। और एक जो मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी है, जिसमें राजनीतिक चीजों को थोड़ा पढ़ते हैं। बस यही 4 पार्ट है फिलोसफी का। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है? जी आप मुझे ये बताइए कि वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी में रिलीजन का क्या डिफरेंस है? क्या सर? क्वेश्चन रिपीट करना। समझ में आया क्वेश्चन मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी में रिलीजन का क्या डिफरेंस है? हम्म, तो सर हमारे यहाँ जो है धर्म को एक मूल्य माना जाता है, जीवन जीने का तरीका माना जाता है, लेकिन वेस्टर्न में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न में क्या होता है कि धर्म तो उतना सही से मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन अभी तो सर निकाली ही थी वो अब देख लो अनु, नहीं मतलब मैं आप लोगों को ये रियलाइज कराना चाह रहे हो तुम लोग कहाँ हो, मतलब सोचो। Yes. अपन यूपीएससी का ड्रीम लेके आगे बढ़ रहे हैं, बस सोचो। और अपने को ये भी नहीं पता है तो सोचो कि कितनी दूर है अपन अपने सपने से। इसलिए हवा की ज़िंदगी मत जीजिए, थोड़ा पढ़िए तभी काम होगा। देखो बिना पढ़े कुछ मेंस नहीं होगा, बिना पढ़े Yes. याद रख लेना, कुछ भी नहीं होगा। चलो नगीना बताइए क्या मिला है नहीं क्या आंसर की? नगीना, नगीना कहाँ गायब हो गए नगीना? चलो ठीक है। काजल, काजल कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अभी पता तो लगे तुम लोग कहाँ पे हो, मेंस की तैयारी में कहाँ पे खड़े हो। काजल, काजल ही भाग गई। हाँ सर। चलो काजल ये बताइए, कबीर का जो शिक्षा थी उसके वर्तमान में आप वर्तमान के सापेक्ष में उसकी उपयोगिता बताइए। सर मुझे याद नहीं है सीरियसली। भागे फेंक दूंगा मैं तुम्हें। उसमें याद अब करने सोचो की कि मेरा चीज़ें नहीं ऑप्शनल है। सोशोलॉजी है, ठीक है, पर मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ जिसका जो भी ऑप्शनल है ना मैं उसको डिफीट कर दूंगा। देखिए इसमें ही सोचने की बात नहीं है, आप ये लॉजिक लगाइए कि कबीर के क्या फीचर थे, कबीरदास कैसा सोचते थे, अभी इस एजुकेशन में अभी क्या वो रिलीवेंट है कि नहीं, उस बेस पे बस 2-3 पॉइंट निकालिए और बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो अब आपसे पूछ लेते मुझे हैं। कबीर का नहीं पता मतलब सॉरी कबीरदास जी। चलो सना आप बताइए, आपका उर्दू ऑप्शनल है ना। हाँ, अभी आपका भी तो पता लगे। दूसरों का बता सकते हैं, अपना नहीं। पूछिए सर। भारत में एक डिबेट चलती रहती है कि हिंदी में भी जो है उर्दू के शब्द कुछ आ गए हैं, ठीक है, तो उर्दू और हिंदी में, ठीक है, मिश्रित रूप कौन कौन से पाए जाते हैं वो बताइए। हाँ सर मैं बता सकती हूँ इसमें। हम्म, जो उर्दू है ना, हम्म, उर्दू की जो वो है ना संस्कृत भाषा से ली गई है। हम्म, और कुछ कुछ इसमें 5-6 जो अल्फाज है वो फारसी, हम्म, तुर्की और ईरानी से लिए गए हैं। हम्म, और ये जो संस्कृत थी ना वहाँ से आर्य समाज से आई थी, ईरान से होते हुए वो इंडिया आए थे। तब उस टाइम पे वो जो ईरान की भाषा थी वो भारत में पाई गई और ईरानी ज़बान में। तो कुछ वहाँ से मिले, कुछ जो 90% है वो इंडिया की स्क्रिप्ट है, मतलब इंडिया का जो वो है फीचर वही है। तो आप ये मुझे बताइए कि उर्दू क्या हिंदी में, मतलब जैसे पहले बात समझ बात है कि हिंदी बेल्ट था, उर्दू तो बाहर से जो माइग्रेट होके आए, जो शासक आए थे वो लाए थे, तो इससे हिंदी का विकास हुआ या पतन हुआ? उर्दू लैंग्वेज से सर इसके बहुत सारे फीचर है, एक बेस पे हम नहीं कह सकते कि उर्दू का विकास हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सर जैसे भाषाएं होती हैं, जैसे कि संस्कृत है, वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत, तो इन दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा, वेदों के लिए वैदिक संस्कृत है, तो वो ऐसे हैं कि उसको ब्राह्मण उपनिषद उसके लिए यूजफुल है वो वैदिक मैं संस्कृत। क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, तुम सर कहाँ मैं जा रहे हो? लैंग्वेज पे आ रही हूँ। आप पूछ रहे हैं कि इससे विकास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम पहले उसकी बुनियाद तो देखेंगे ना कि कैसे हुआ। लेकिन अगर जैसे आम बोलचाल में आएंगे तो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं तो वो टूट फूट जाती है, तो उसको अपभ्रंश बोलते हैं, फिर वो अपभ्रंश कई भागों में टूट गई,
तो फिर वो मतलब वो इलाकाई ज़बानें हो गई, इस तरीके से हम बोल सकते हैं उसको। इलाकाई ज़बानें मतलब जो जगह जगह बोली जाती है, तो जगह जगह तो हम नॉर्मल बात करते हैं, और जो वेदों में लिखी होती है वो एक वैदिक संस्कृत, मतलब जैसे एक वो नहीं लैंग्वेज होती जो हम किताबों में लिखते हैं और जो हम नॉर्मल बोलते हैं, उनमें डिफरेंस हो जाता है। तो ऐसे ये अलग अलग सिलसिला चला है। तो हिंदी का पूछ रहे हैं, हिंदी का विकास हुआ कि नहीं? उर्दू के कारण हिंदी की भाषा का विकास हुआ है। लेकिन मतलब गाने ही उसकी वजह से बने हैं, पोएट्री उसकी वजह से बनी है। उर्दू नहीं होती तो इतने सुंदर सुंदर लफ्ज ही ना मिलते। देख लो, मैं मोनिका का देखो इतना ये होता है गाइडेंस। मैंने बोला था ना मोनिका 90 से ऊपर नहीं जाएगा, देख लो 88 आ रहे हैं। क्या जीएस भाई में? इतना अनुभव ऐसे नहीं है इतने सालों का। जीएस में सीसेट में 88 आ रहे हैं, जीएस में भी इससे ज़्यादा। जीएस तो हो जाएगा इसका, और मैं तो पहले बोला था, वो हमेशा ऐसे बोलती है कि मेरा नहीं होगा। तो फिर ऐसे वो ऐसे। उनका वो भी तो है ना, एक्सपीरियंस एक वो हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस हुआ है। चलो शिवानी बताइए, अकाउंट्स का क्या उपयोगिता है अभी प्रेजेंट सेंस में? हाँ, अकाउंट्स की हम्म, सर, इससे ना हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती है। अब जैसे क्या होता है, अकाउंट्स में ऐसे बोला जाता है कि आप क्या करिए, अपने जो रिस्क है ना आपके, उनका अनुमान रखिए हमेशा। बट प्रॉफिट अगर आपको मतलब आपको पता है कि कल आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जरूरी नहीं आप इसको कैलकुलेट करो, बट आप रिस्क को हमेशा कैलकुलेट करके चलो। आप हमेशा इंक्लूड करो रिस्क को, तभी आपका जो चीजें हैं सक्सेसफुल हो पाएंगी। तो ये कॉमर्स में जो है न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन आते हैं या फिर थ्योरी बेस्ड आते हैं? हाँ, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं सर, और थ्योरी बेस्ड भी आते हैं। मतलब दो न्यूमेरिकल आ गए तो एक थ्योरी आ जाएगा, या फिर एक न्यूमेरिकल आ गया तो दो थ्योरी आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल में अपने पास बहुत अच्छा चांस है कि अपन बना सकते हैं। उधर आराम से पूरे नंबर आ सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। चलो श्वेता बताइए, हिंदी ऑप्शनल का सिलेबस याद है आपको? सर भूल गई, काफी दिन से नहीं पढ़ा, पहले याद था। कुछ तो याद होगा। सर अब मैंने काफी दिन से नहीं पढ़ा, तो अब तो सब भूल गई होंगी। और सब पता है, कॉमर्स में एक और चीज बहुत अच्छी है। जैसे कॉमर्स में ऐसा बोला जाता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, एक जो पर्सन है ना जो इस बिजनेस को चला रहा है वो एक अलग एंटिटी है। मतलब आप उससे लगाओ मत रखो, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब जो ओनर है ना उसको भी सैलरी दो, मतलब वो भी एक एम्प्लॉई है उस बिजनेस का। अच्छा, ओनर को सैलरी तो प्रॉफिट तो मिलता ही है ना? नहीं, ऐसा होता है कि मतलब उसकी सैलरी पहले लिखी जाती है, उसके बाद फिर जो भी कैलकुलेशन होती है, नेट प्रॉफिट अपने पास जो आता है टैक्सेशन के बाद, उसके बाद वो जनरल रिजर्व में जाता है। उसके बाद फिर अर्निंग पर शेयर निकाली जाती है कि भाई एक शेयर पे अपन को कितना पैसा अपन कमा पा रहे हैं, फिर वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। एक क्वेश्चन आया था आपके जीएस में, पता है इसी से रिलेटेड तो आया था। कौन सा वाला? अरे बस शेयर होल्डर को होगा या इक्विटी धारक को होगा? हाँ, वो तो मेरा सही है। चलो ठीक है शिवानी, जीएस का सिलेबस बताइए। हाँ, तो सर जीएस का सिलेबस सबसे पहले जीएस1 में सबसे पहले जो अपन को चीज आर्ट एंड कल्चर में देखने ना, अपन को सेलिएंट एस्पेक्ट्स देखने हैं उस चीज के, जो एंशिएंट से मॉडर्न काल में जो भी अपने आर्ट फॉर्म्स रही है ना, उसके बाद सेलिएंट चीजें पता होनी चाहिए अपन को कि इसमें ये चीज स्पेशल मतलब थी। क्या हुआ? सेलिएंट फीचर, इम्पोर्टेंट फीचर। अच्छा, मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना, ये भी चीज याद रखना। हाँ। इसीलिए वो पता लगेगा पीवाईक्यू से, यूपीएससी घुमा फिरा के उधर से ही पूछ रहा है। जैसे चोल से पूछ लिया, वो उधर घुमा फिरा के उधर से पूछ। और दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री भी कहाँ तक पढ़नी है, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के आसपास आ जाओ आप, और पूरा 1947 तक। उसमें भी सिर्फ कंट्रीब्यूशन, इवेंट्स और पर्सनालिटीज ने क्या क्या रोल किया है उसमें, बस वही जानना है अपन को, इसके अलावा कुछ नहीं जानना। सही बात है। देखो फिर बताना चाहता है, सिलेबस की समझ नहीं रहेगी ना तो आप लोग फिर ऐसे उल्टा सुल्टा पढ़ते रहोगे। हाँ, टेक्निकल पता चला। हाँ, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में सिर्फ अपन को ये जानना है कि कैसे कंसोलिडेशन हुआ और कैसे अपन ने रीऑर्गेनाइज किया उन चीजों को, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उस वजह से, और मतलब क्या हुआ उस वक्त। मतलब सिर्फ उस चीज के भी अपन को इफेक्ट्स, इम्पैक्ट्स या फिर पॉजिटिव नेगेटिव जानने हैं। ठीक है। और फिर आ जाते हैं अपन वर्ल्ड हिस्ट्री पे। सर वर्ल्ड हिस्ट्री पे मैंने कभी उस पॉइंट को अच्छे से पढ़ा नहीं,
तो मैं अच्छे से उसको बता नहीं तो क्यों, सकती। तो मैं कल बोला था तो कल पढ़ के आना चाहिए था ना आपका। सर वो मेरे को थोड़ा कम समझ आता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला कि एक्चुअली उसमें पढ़ना क्या है। मिनिमम तो पढ़ के जाओ, नहीं तो नुकसान होगा सीधा सीधा। ठीक है। कभी कभी और 40 नंबर तक भी पूछ लेता है भाई यूपीएससी के। मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी को प्रेडिक्ट मत करो अच्छा, अपने अच्छा। हमेशा। वो धोखा ठीक है कब देगा आएगा क्या भरोसा, कोई पता नहीं। पहले उसमें ही बता दिया है कि सब कुछ पढ़ के जाना है। अरे बोल जाओ पिलने सब मेंस की दुनिया में आ जाओ। नहीं भूला जा रहा है। वो बोल रहे हैं दिमाग से भी काम लो, रट के भी काम लो, जैसे काम लेते हो वैसे काम लो, बस सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए, हो गया। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये पेपर आप लोग जिसको ये लग रहा है ना कि भाई ये पेपर पढ़ के निकाला जा सकता है तो भूल जाओ, फिर नहीं मेरा निकलेगा। वहम टूट गया सर। ये निकलेगा। सर मेरा तो इतना चकनाचूर हुआ है ना कि मैं एक बाटा लूं और फोड़ूं जोर जोर से। तो ये तो भूल ही जाओ। बस मेरा ही मानना है कि जो सीखा है पीवाईक्यू पे अच्छे से कमांड करो, बेसिक चीज़ें पढ़ो, ठीक है। और पीवाई की जो ट्रिक मैंने सिखाया है उसको अच्छे से बस अप्लाई कर लो, हो जाएगा कल्याण। और कुछ ही कर, वो तरीका नहीं है इस पेपर को निकालने का। चलो ठीक है, और बताइए, और आगे बताओ सिलेबस क्या है, कहाँ अटक गए तुम? हाँ, और है कि जो इंडियन सोसाइटी है उसकी सेलिएंट फीचर्स क्या है। मान लो रिलीजन से रिलेटेड या फिर किसी भी क्या क्या चीजें हैं अपने जो अपनी डाइवर्सिटी को बांधे हुए हैं, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो अपन कहते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है। और दूसरा विमेन के रोल, विमेन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब जैसे एक को नोबेल प्राइज मिला था ना उसमें, तो उसने दिखाया था, तो अपन ये एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं इसमें विमेन रोल में। आपको पता है सर जो जिसको मिला था नोबेल प्राइज? मलाला यूसुफजई। हाँ वही थी। कैलाश सत्यार्थी को दोनों को साथ में मिला था। अच्छा, एक और थी ना जिसने विमेन का रोल बताया था कि वो कुछ मतलब जब इनिशियल फेज में होती है तो कमा पाती है, फिर बाद में ड्रॉप हो जाता है। उसने तो बहुत सेंचुरीज तक की स्टडी की थी। पता नहीं वो, उसका मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, उसने विमेन रोल अच्छा किया था, मतलब बताया था। और पॉपुलेशन के से रिलेटेड इश्यूज या फिर पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज, मतलब पूरी सोसाइटी से रिलेटेड चीजें आ जाएगी इसके अंदर। अर्बनाइजेशन आ जाएगा अपना, और रीजनलिज्म आ जाएगा, क्योंकि रीजनलिज्म से भी बहुत मतलब चीजें खराब हैं। अब आ जाते हैं अपन ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी की तो अपने एक तो सेलिएंट फीचर आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, मतलब माउंटेन्स से रिलेटेड या सेलिएंट फीचर पता होने चाहिए कि मतलब कैसे कैसे माउंटेन्स का निर्माण हुआ है वगैरह वगैरह। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल टेक्टोनिक थ्योरी पूछा उसने 2023 में, मेंस का क्वेश्चन है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ भाई, मेंस की तैयारी कर लो, पीटी भी इजी हो जाएगा। मैं उसका की थी सर, आपने कराया था तभी मैं की थी उसको। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कंबाइंड होके पढ़ाई करो। अभी दिसंबर तक कोई भी चाहे पीटी हो या नो, अभी उसका मैटर नहीं करता। दिसंबर तक ओनली मेंस की तैयारी करो। सर मेंस की हो जाएगी ना? मेंस की तैयारी हो जाएगी, ये मान के चलो। सार्बिया करके अब क्या पूछा, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो। सर्बिया का क्वेश्चन है ही नहीं। तो भाई अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे एडवांटेज में रहोगे आप। और सोचो अगर जब पीटी हो गया, दूसरी बात सोचो दिसंबर तक अगर आप लोग मेंस अच्छे से रेडी कर लिए, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ऑटोमेटिक प्रीलिम्स के लिए आपको दुगना मेहनत करने का मन करेगा और आप निकाल लो। और पॉजिटिविटी से बैठोगे कि भाई मेरा पीटी हो गया तो मेंस में निकाल दूंगा क्योंकि मेरा मेंस रेडी है। समझ रहे हो ये चीज़? तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें करना। पर वही है, अभी देखता हूँ तुम लोगों ना 10 तारीख तक देखना। देखो मैं फिर साफ बता रहा हूँ सर, हम तो रेडी है। मैं तो रेडी देखता हूँ कितने लोग रेडी रहोगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये चीज़ मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ। 10 तारीख बाद देखना, कोई पीसीएस देने जाएगा, कोई वनडे एग्जाम देने जाएगा। सर मैंने बताया आज तक टचवुड कोई वनडे एग्जाम नहीं दिया है। मुझे संध्या ये बताइए, तुम जामिया का दे क्यों रही हो एग्जाम? उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। जब तुम ऑलरेडी यूपी के कोचिंग सेंटर में हो, वहाँ पे सब कुछ तुम्हें फ्री में मिल रहा है, तो तुम जामिया क्यों जाना चाह रही हो? क्यों अपना टाइम खराब कर रही हो? 1 साल का ही रहता है ना सर उसमें, यूपी वाले कोचिंग में 1 ही साल का तो रहता है। संध्या 1-1.5 तो आप जामिया क्यों भर रही हो? कि वहाँ से निकाल देते हैं क्या, जहाँ यूपी आप कोचिंग वाले में हो उसमें? सर मेरा यहाँ पे वैलिडिटी खत्म हो गई 1 साल की, फिर लाइब्रेरी भी नहीं जा सकते, और अगर लाइब्रेरी जाना भी है तो फिर मुझे किसी कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे कोर्स बेचने लग गया क्या? नहीं सर। अच्छा, तुम्हारे जीएस में कितने सही आ रहे हैं? सर मैंने दोनों पेपर भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है?
तो मुझे डर लग रहा है बहुत। उठा के फेंक दो। अरे भाई देखो, सर क्योंकि अगर मिलाना, देखो तुम, मुझे पता है तुम तो ऐसा तो है नहीं कि जो भाई इस पेपर को बांध के साइड में रख दी हो और चुपचाप पढ़ रही हो मेंस के लिए, ऐसा तो कर नहीं रही हो, मुझे पता तुम ट्यूशन भेज रही हो ग्रुप में। तो जब भाई अब तुम्हारा मिला के दिमाग वैसे जब बार बता बार के उधर पूछ रहे जा रहा है तो सब भाई बात चुपचाप मिला के साइड में कर दो। सर मुझे ना ऐसे सोच रहे मिलाएंगे ना तो घर बताना पड़ेगा, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बी पॉजिटिव कुछ ना होगा, मिला लीजिए। मेरे समझ में नहीं आता तुम लोग है ना भाई, कलेक्टर बन के करोगे क्या तुम लोग, जब तक अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर सकते। मतलब खुद मेरे सोचो, घर वाले ने आप कुछ नहीं बोला। भाई मैं घर वालों को मैं साफ सीधा बोलता हूँ भाई इतने आ रहे हैं, खत्म बात, क्या करोगे उसमें, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, क्या कर लोगे, नहीं हो रहा क्या करें बताओ। और साफ मैं घर वालों को बोलता हूँ मर जाऊँ क्या भाई, नहीं हो तो नहीं हुआ, पेपर करेंगे जिंदगी में कुछ और। लड़कियों के घर वाले पता क्या बोलते हैं, घर आ जाओ। तो भाई यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस सीखो GS4 पढ़ के कि कैसे मैनेज करना है घर वालों को। हो जाएगा। तो जामिया का ना फिल करें। अरे जामिया फील कर दो, 28 तारीख को लास्ट डेट है उसका, कर दो भाई। देखो मेरा ही मानना है कि देखो अरे नहीं आप कर दो, सही अगर है। फायदा है ऐसे वैसे लिखना सीख जाओगी, वैसे नोट्स पढ़ लेना, ऐसे सीख जाओगी ऑब्जेक्ट, और अभी तैयारी है ही तो दे दो। हाँ सर, क्योंकि सोच रहे थे प्रैक्टिस भी है, बस ऐसे राइटिंग 15 दिन थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ तो कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। मैं और मेरा ही बताऊँ मानना है भैया, कि ये तो जब करना चाहिए था ना तुम्हें, तुम आंसर की मिला लो और एकदम श्योर हो रही हो कि तुम फेल हो रही हो, तब करना चाहिए। अब ये तो गलत बात है कि तुम अपने डाइवर्ट करके फिर उधर जा रही हो। सर देखिए मैं बताऊं ऐसे भैया? किया तो वो भी काम आएगा ना, उधर भी कर लीजिए। और लपट पड़ेगी उधर, ऑब्जेक्टिव पेपर भी देना है, उठा के फेंक हेलो? दूंगा तुम लोगों को। हाँ बोलो छोटी। मैं बताऊँ, मैं आपकी सुम्मी से तैयारी कर रही हूँ कि मैंने जितनी गलतियाँ की है मैं सब मिनिमाइज करूंगी, मेंस की अच्छे से तैयारी करूंगी, मैथ भी अभी से लगाऊंगी, और मैं इस उम्मीद में तैयारी कर रही हूँ ना कि अगले साल वो EWS को अटेम्प्ट दे देगा। एकदम बढ़िया बढ़िया। अरे हो सकता कुछ भी हो जाए, क्या पता। अरे हो सकता है, वो बहुत अरे बड़ा मुद्दा भविष्य का बनेगा। कुछ पता है? हाँ भाई और कोई नहीं तैयारी तो जानता ये करनी है। चीज, ये कोई नहीं जानता, ये बात सही है। आपने न्यूज में भी डाला, किसी ने न्यूज में भी डाली थी ना ये बात, EWS अरे वो कुछ करके। यूपी का था, यूपी का। अच्छा। देखो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे स्टेट में अलाउ भी किया गया है, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज सर यूपीएससी को 6-6 महीने में सबसे पेपर बड़ी लेना बात है चाहिए कि ना। कोविड बाबा दोबारा से आ गए हैं। 1000 से सर ज्यादा केस हो यूपीएससी गए। को क्या कैसे अपन मनाए 6-6 महीने में पेपर लेने के लिए। वो कहाँ पर आ रहा है अभी कोविड? वो अभी रिफॉर्म नहीं होगा। अरे हर जगह फैल रहा है, दिल्ली में फैल रहा है, बच के निकलो, बाहर निकलते हो तो मास्क वास्क लगा के निकलो। चलो ठीक है, जो भी है सुनो अब ध्यान से। हाँ वो बोलो। वाले पेपर के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं लोग? किसके लिए? इसी वाले पेपर के लिए क्या ऐसा पेपर बना के दो? अब वो अभ्यस्त हो गए हैं बच्चे, क्या ही करोगे, क्या प्रोटेस्ट रैली हुआ था, ऑनलाइन चला था, वो क्या करोगे जब पता है कि ऑलरेडी ऐसा पेपर बना चुका, तो क्या कर लोगे आप। यूपीएससी ने क्या किया है, दिख रहा है भाई हाँ ये नंबर सिस्टम क्वेश्चन है, पर नंबर सिस्टम क्वेश्चन जब बनाने जाओगे ना तो 10 मिनट लग रही है एक क्वेश्चन बनाने में, जो भी कोई जरूरी नहीं। पता है भैया, आज के टाइम पे ना बच्चों को ये कंफर्म है कि हो सकता है कि पीसीएस या तो यूपीएससी में बैठे जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं ना, उनको लगता है कि एक बार शायद मेहनत से हो जाएगा। वनडे एग्जाम में और इम्पॉसिबल टाइप की चीजें हैं। देखो आप लोग स्टेट का ये तो जो समझ रहे हो ना, अभी जो है, अभी जो चीज़ें चल रही है, जो सबसे पहली बात तो जैसे वनडे एग्जाम, ये 2-2 सीटें बिकती है, तुम कितना भी कर लो, कितनी भी सरकार वही सचेत हो तो जाए, बात है कितने ना। भी कानून आ जाए, सब कुछ है, आधी उधर सीटें बिकती है, ठीक है, पेपर बिक जाते हैं, सीटें बिकती तो अलग, वो तो पेपर और बिक जाते हैं। उसके बाद में जो चीटिंग हो रही है, कोई किसी की जगह जाके बैठ के पेपर दे रहा, तो वो तो एक अलग ही लेवल का चलता है, क्या ही करोगे। फिर जब बात आती है इधर, तो इधर भी फिर वही बात है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। फिर राजस्थान में तो पेपर ही कैंसिल हो जाते हैं। हाँ क्या ही करोगे, राजस्थान का तो बहुत बुरा हाल है। चलो ठीक एफडी है, वाले फॉर्म भरवा के फीस वापस कर रहे हैं। अब तुम लोग है ना इस मैटर से नहीं आए थे अपन, है ना, मेन से सिलेबस का टॉपिक कर रहे थे अपन, चुपचाप इधर आओ। हाँ तुम लोग है ना डाइवर्ट करने में तो बहुत माहिर हो तुम लोग। जब हम आपको नहीं पढ़ने देते तो हम खुद क्या पढ़ते होंगे, सोचो। मतलब सोचोगे तुम लोग। अच्छा एक बात मुझे और बता दीजिए, फिर वही डिस्कस करने के वो मोनिका मैम का कैसा गया पेपर? और पास हो रही है, पास हो रही है, हो जाएगी, बस अब ये दुआ करें कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो। सीसेट में तो 88 आ रहे हैं, तो पास हो जाएगी आराम से, और जीएस में मुझे पता आराम से हो जाएगी, उसको बड़ी बात नहीं। अरे अनुभव काम करता है। फिर वो पढ़ी थी, वो क्या था, क्या फरवरी में इंटरव्यू हो गया था ना उसका, तो पढ़ने लग गई थी। 100+ है भाई, हो रहा है उसका तो आराम से, वाह 100+ है नंबर। चलो
चलो ठीक है, तो फिर है अब चुपचाप पढ़ लो। ओनली आई से मिलाई है ना वो। तो ठीक है, अब सिलेबस निकाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं भाई, सिलेबस पढ़ लो। कल से मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाना शुरू करूँगा। अब तुम लोग चेक करके आओ, काम नहीं करके आओ, मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मुझे लगा 10 तारीख तक रुझान लग रहा है तुम लोगों का तो पढ़ाऊँगा, नहीं तो मैं क्यों पढ़ाऊँगा फिर फालतू में। अच्छा, मैं तो बैठी रहूंगी और मैं तो रुझान से ही पढ़ूंगी। कल अपन सिलेबस किधर देखे थे? सिलेबस खोला था क्या मैंने? तो संस्कृति आईएएस वाले वीडियो देख लेना, सारे जो आप भेजे थे। सीसेट के लिए देख लो। सीसेट का कहाँ भेजे थे? बाकी जीएस का था पूरा वीडियो। सीसेट जीएस सब भेजा हूँ, ठीक है, जाके देखिए सब है। किधर सिलेबस किधर मिलेगा? सिलेबस हो तो किसी बात भेजो मेरे को। कल तुमने भेजा था कि छोटी सिलेबस? हाँ भेजा है मैंने आपको, टेलीग्राम पे तो थी, 1 मिनट भेज देगा अगर नहीं होगा तो। मिल गया मिल गया। तो देखो, सबसे पहले क्या काम करना है, जो मैंने पिछले साल काम किया तो मैं वो बता देता हूँ ना, तो कर ही लेना मिनिमम। देखो सबसे पहले ये तो पीटी का सिलेबस है, कोई उतना नहीं, ठीक है। सबसे क्या करना है, पहले अच्छे अच्छे वर्ड्स जो आपके सिलेबस में है वो ज़रूर छाट के अपनी जो भी, देखो ना, एक डायरी ऐसी बनाओ, एक बना सकते हो जैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज भी बनाया था। GS 1 का मैंने अलग डायरी बनाया था, 2 का अलग बनाया था, 3 का अलग, 4 का अलग, ऑप्शनल का भी अपना अलग अलग बनाया था, और ऐसे का एक अलग बनाया था। तो आप पे डिपेंड करता है, अलग भी बना सकते हो, एक भी बना सकते हो, आप पे निर्भर करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐसे में क्या कर लिया था, जितने भी GS के पेपर आए हैं, ठीक है, जितने भी GS के पेपर है 2013 से लेके, तो ये मान के चलो 2013 से लेके 2024 तक के पेपर, उसमें जो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए रहते हैं, ठीक है। कई बार जैसे इथिक्स के पेपर में डायरेक्ट आपको कोड मिल जाएंगे, ठीक है, याद रख लेना, बहुत काम के होते हैं वो, डायरेक्ट आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो उनको, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे आपको। मैंने तो यहाँ तक पीटी वाला क्वेश्चन का तो नहीं किया था, पर वो क्यों पीटी वाला पेपर देखने का मन करता नहीं है उस टाइम, पर जैसे पीटी वाला छोड़ देना, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ जैसे पीटी में कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती है, पर ठीक है पीटी वाला रहने देना, वो कोई मतलब है बनता नहीं, छोड़ो। पर ना मेंस के जरूर कर लेना, मेंस का सिलेबस का, ठीक है, ये दोनों काम तो जरूर कर लेना कि इंपॉर्टेंट शब्द लाइन, जैसे अभी मैं कुछ बताऊंगा आप लोगों को, तो एक डायरी बनाना जिसमें ज़रूर काम कर लेना। जैसे मान के चलो यहाँ तो चलो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत विश्व भूगोल, भारत विश्व की प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, पीटी में तो सिलेबस में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। पर हाँ याद रखना कि आपको इस टाइप के वर्ड यूज़ करने हैं। जितना आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग जाओगे ना, तो आपके नंबर बढ़ेंगे जीएस में, चीज़ याद रख लेना। अब जैसे मान आर्थिक और सामाजिक विकास, अब ये वर्ड अब ये पता होने चाहिए आप लोगों को, ये तो एकदम रटे हुए होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक विकास हो गया, सतत विकास हो गया, गरीबी, समावेशन, ये वर्ड यूज़ करने हैं आपको आंसर राइटिंग में, तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो नॉर्मल वर्ड लिख के आओगे नहीं होंगे। जनसंख्या की सामाजिक, जैसे भाई जनसंख्या लाभांश एक अच्छा वर्ड है, तो वो आपके नोट्स में होना ही चाहिए। पर्यावरण, पारिस्थितिक, जैव विविधता, ये वर्ड अच्छे हैं। मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके विषय के, तो ये यहाँ से तो कुछ ऐसा मिलता है नहीं, ठीक है, ये सब सीसेट का क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ मिलता है नहीं। चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ GS 1 में। अब देखो ना, इसमें ऐसे का सिलेबस लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब देखो सब कुछ लिखा है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो एक ये चीज़ पढ़ लेते हैं अपन। तो देखो ये तो पीटी का सिलेबस है, तो पीटी का तो अभी तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। पर देखो यहाँ पे यूपीएससी ने सब कुछ लिखा है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस खंड में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन करें। देखो साफ लिखा है कि भाई आप ये सिलेबस पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि कई विषयों के पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो यही पढ़ लो भाई, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पूछता है पीटी में, पूछता है ये करंट अफेयर थोड़ा उस टाइप से। पर याद रखना इंपॉर्टेंस, सब कुछ करंट अफेयर नहीं, तो यही तो सबसे बड़ी गलती होती है, अपन सब कुछ पढ़ने चले जाते हैं पीटी में, ये गलती है। पीटी 365 के नाम पे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी चाहिए।
भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ से क्वेश्चन देखो अब क्या कितना पूछा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। भारत और विश्व का भूगोल, भारत देखो विश्व का भूगोल से कितने क्वेश्चन आए थे आपकी बार। भारत विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली से कितने क्वेश्चन आए, संविधान से कितने क्वेश्चन आए, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, आर्थिक और सामाजिक विकास जिसमें सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्या के सामाजिक क्षेत्र में किए गए पहले आदि। पर्यावरण पारिस्थितिकी अब क्या रहा, इसका एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत कम किया उसने। जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, और सामान्य विज्ञान। ठीक है, 2 अंक अवधि 2 घंटे, ये तो सीसेट का बहुत गम्यता वाला हो गया। देखो यहाँ पे साफ लिखा है, देखो सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सोचो, इसीलिए इंटरव्यू में बहुत प्लस पॉइंट रहता है वुमेन के लिए। देखो देख रहे हो हर साल जैसे लड़कियां टॉप कर ही रही है, ये फ़र्क है यार। वो प्लस रहता है भी है, सब ऐसी बात है कि भाई 50% पॉपुलेशन है वुमेन, तो सब ऐसी बात है उनका 50% एटलीस्ट, अभी तो 50% का 10 या 15% के समथिंग रिप्रेजेंटेशन रहता है यूपीएससी में। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन तो है नहीं यहाँ पे, जैसे अगर स्टेट में रिजर्वेशन रहता है, परंतु यूपीएससी फिर अपनी तरफ से बढ़ावा देती है। 10 महिलाओं को आगे बढ़ाए, पर बढ़ाती है, ये चीज़ याद रख लेना। इनडायरेक्ट वे में, हाँ सोचो, देखो यहाँ साफ लिखा है पर यहाँ तो इतने आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो बस वैसी बात है, वो रहता है माइंडसेट। संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिगत कौशल, ठीक है, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, ये सब आनी चाहिए आपको। सामान्य मानसिक योग्यता कहाँ है, आधारभूत संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार क्रम, 10वीं कक्षा के स्तर, देखो साफ लिखा 10 क्लास तक। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की प्राप्ति आदि 10वीं कक्षा तक का स्तर साफ लिखा है यहाँ पे। 33% आने चाहिए आपके सीसेट में, तभी पास होगे। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव। मूल्यांकन के प्रेजेंस से उम्मीदवार के लिए अनिवार्य कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दोनों पेपर सम्मिलित हो। यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दोनों पेपर सम्मिलित नहीं होते तो अयोग्य ठहराया जाएगा। जैसे क्या नाम था उसका, पहला पेपर दे के आई थी वो, और उसे सपना, सोचो उठा के फेंकने मन करता है, 80 नंबर आ रहे थे उसके, आराम से हो जाता, सोचो। वही है लापरवाही। चलो आगे देखो अब ये है मेन परीक्षा का ध्यान से देखो। मेन परीक्षा को क्या लिखा है, प्रधान मुख्य परीक्षा नहीं लिखा, क्या ही करोगे, यूपीएससी की हिंदी लाजवाब है। जो भी है, अब जो है उससे अपने को वहाँ यहाँ पे भी गलत हो जाता है, इसलिए प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समय बौद्धिक गुणों, ध्यान समझना, वो अपने से क्या चाहता है, ये बहुत जरूरी है। यूपीएससी अपने से क्या डिमांड कर रहा है, समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है। समझ रहे हो भाई, आपके पास ज्ञान है, बौद्धिक गुण है, उसका आकलन करेगा जब आप लिखोगे। मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन नहीं करना है। समझ रहे हो कि आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता वो, इसीलिए जो है ना, ये मैंने देखा है, याद करो जिसके बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे थे, फिर उसका फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हुआ, नहीं तो टॉप 1 रैंक आती, तो उसमें ऐसे में इसीलिए नंबर नहीं मिला होगा, उसमें फैक्चुअल डाटा डाल के आ गया होगा वो। भाई साफ लिखा है, जो यहाँ साफ, समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। जैसे मान के चलो क्वेश्चन पूछा कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप कौन कौन से परिणाम देखने को मिले, समझ में आया, क्वेश्चन ये है। अब आप लिख के आ गए राजगोपालचारी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन आया, भारत को आज़ादी मिली, वो आपसे ये जानना ही नहीं चाह रहा, फैक्ट नहीं जानना चाह रहा। हाँ, आपको बताना यही इन चीज़ों के बीच में है, परंतु कॉन्सेप्ट तैयार करके, मतलब कैसे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने साफ बोला, ठीक है, गांधी जी ने क्या बोला था बताइए, करो या मरो नारा दिया था ना, ठीक है, तो अरे राजद्रोह मेरा धर्म उसमें नहीं बोला, उसने सविनय अवज्ञा में बोला है, वो मैं भी भारत छोड़ो आंदोलन करके आया हूँ उसका जो भी है छोड़ो। तो आप सोचो कि आप जब इस तरीके का आंसर दोगे तो मतलब आपको एकदम टू द पैरामीटर में जाना है, कॉन्सेप्चुअली आंसर देना है। भाई एक तो क्या हुआ था, जैसे समानता सरकारें बनने लग गई थी, ठीक है, ध्यान समझना इस चीज़ को। तो अंग्रेजी शासन को रिप्लेसमेंट की दर बढ़ गई थी। सोचो महाराष्ट्र में सतारा, जैसे महाराष्ट्र के सतारा में, ठीक है, इधर बिहार में, ठीक है, यहाँ पे समानता सरकारें बनने लग गई थी। दूसरी बात, अब क्या था कि जनता जो है आक्रोशित हो गई थी, और जनता जो है देखो, मतलब समझ रहे हो कि लीडर थे उनको सबको जेल में डाल दिया गया था, पर जो जनता है जो आक्रोशित होकर सड़कों पे आ गई थी। तो अब भाई स्वाभाविक सी बात है, आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब कोई पीपल मूवमेंट बन जाता है ना, कोई भी मूवमेंट,
तो फिर कोई भी चीज़ हो सामने उसको झुकना ही पड़ता है। तो मतलब मेरे कहने मतलब कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसको आपको इस तरीके से आंसर देना है। फिर कैबिनेट मिशन आया भाई इसी चीज़ को गणना के भाई नहीं, फिर क्रिप्स मिशन आता ना उसके बाद, ये नहीं क्रिप्स मिशन तो उससे पहले आता है ना, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है, फिर कैबिनेट मिशन आता है, फिर माउंटबेटन योजना आती है, फिर जाके भारत को आज़ादी मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब है यूपीएससी यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है भाई आपको जो है अच्छे से एनालिसिस करना है उसका क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि आप ओनली इन्फॉर्मेशन लिख के आगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। साफ लिख रहा है यूपीएससी यहाँ पे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न पत्र 5 के मतलब ये वही है 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि ऐसे के पेपर को प्रश्न पत्र 1 बोला जाता है, इसीलिए ये है, याद रखना ये चीज़। प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति, देखो सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनको उत्तर दे सके। ये देख रहे हो भाई यूपीएससी सिलेबस में साफ लिख रहा है भाई, कोई जरूरी नहीं है कि तुम करंट अफेयर पढ़ रहे हो, रट के आ रहे हो, मैगजीन पढ़ के आ रहे हो, किसी विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं है कि आप स्पेशलाइज हो जाओ उस चीज़ में। आपको नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, आप उसके आधार पे भी लिख सकते हो, बस आपकी जो है भाई एनालिटिकल पावर होनी चाहिए। जैसे मान के चलो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ठीक है भाई, आपको बोल रहा है कि इसका एनालिसिस करो, तो इसका पॉजिटिव भी है, तो आप देख रहे हो डीप फेक जो मतलब फ़ोटो बन रही है, किसी के वीडियो बना दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भाई सामाजिक विघटन पैदा कर रहा है, महिलाओं की छवि को ख़राब कर रहा है। तो आप जब देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या परिवर्तन आ रहा है, परिवारों में क्या परिवर्तन आ रहा है, बिजनेस में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या लोगों को रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, ना कि ये नहीं कि आपको टेक्निकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है उसके बारे में जाके रिसर्च कर रहे हो। नो, देखो कितना अच्छे से लिखा है, कोई भी शिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और GS 1 से लेके 4। इसलिए देखो मेरे एवरेज नंबर आए, तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंटर कनेक्शन करना आ जाना चाहिए GS 1 से लेके GS 4 तक। जब आप जिस दिन ये इस एबिलिटी में आ गए ना, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। पर्सन ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके। साफ लिख रहा है, कॉमन नॉलेज चाहिए आपको, विशेषज्ञता नहीं चाहिए, और सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे, ठीक है। पर्सन इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रशासनिक विषय के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्य, उद्देश्य और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का प्रशिक्षण करे। तो वही मैं बताया था भाई, आपको पता होना चाहिए भाई इसका आर्थिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सामाजिक क्या पड़ेगा, राजनीतिक क्या पड़ेगा, समझ रहे हो, उस तरीके से। उम्मीदवार संगत, सार्थक तथा सारगर्भित उत्तर दे। सोचो, ऐसा नहीं कुछ भी लिख के आ गए, आपको ये देखो संगत मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है वही लिखना है आपको, सार्थक होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए उसका, ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो आप भाई, उसको लिखो। जैसे मोबाइल का अभी शायद 2023 वाले में 22 वाले में क्वेश्चन आया था कि मोबाइल से बच्चों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप कुछ भी मत लिखो भाई, रील देख रहे हैं बच्चे वो मतलब सार्थक लिखो भाई, उनका टाइम ज़्यादा जा रहा है, इसके कारण वो जो है परिवार को कम समय दे रहे हैं, खेल कूद में कम समय दे रहे हैं, स्टडी में अपना कम समय दे रहे हैं, समझ रहे हो, वो चीज़ लिखनी है। सार गर्भित होना चाहिए, उसका कुछ निष्कर्ष निकले, जो आप निकल रहे हो, जो लिख रहे हो, उसका एक कंक्लूजन तक पहुँचो आप भाई, ये चीज़ है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए, सार गर्भित उत्तर होना चाहिए। सोचो यूपीएससी ने सबको, ये कोई नहीं बताएगा, सोचो सिलेबस बता रहा है, ये सिलेबस कोई नहीं पढ़ा होगा आज तक। इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसका तुम कंक्लूजन निकाल के पॉजिटिव दो, मतलब वो इसीलिए कि यहाँ से उसका रीजन निकाल के दो। अब आगे देखो, ऑप्शनल के लिए, परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 5 और 6 के लिए पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर अर्थात स्नातक डिग्री से ऊपर, स्नातक डिग्री से निम्नतर स्तर का है, समझ रहे हो, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच का है, समझ रहे हो। तो मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन पर नहीं, इनके बीच में मतलब आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का नॉलेज, तो थोड़ा बहुत आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का नॉलेज जरूरत पड़ता है, साफ लिख रहा है यहाँ पे। इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में प्रश्न पत्र का स्नातक की डिग्री के स्तर का है। अब देखो यहाँ साफ लिख रहा है, अगर आप इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट चूज करते हो या मेडिकल साइंस वाले लेते हो या लॉ वाले सब्जेक्ट लेते हो तो उनका स्नातक स्तर का ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब जैसे आपका सोशोलॉजी है, हिंदी लिटरेचर है, तो भाई आपका MA लेवल तक का नॉलेज होना चाहिए, साफ लिख रहा है यहाँ पे, साफ।
नहीं तो अपन सर एमए बीए तक सिर्फ? अरे बीए तो चाहिए, साथ में एमए भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं क्वालिफाई चाहिए, पर आपको नॉलेज होना चाहिए उस लेवल का, ठीक है। सिविल सेवा प्रदान प्रक्रिया योजना में सम्मिलित प्रश्न पत्रों पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। भारतीय भाषा और अंग्रेजी हर पर्सन, ये देखो ये क्वालिफाइड नेचर है। अब तो पहले तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी तो मैं फिर बता रहा हूँ 5-5 साल के पेपर कर लेना सबसे पहले, अभी स्टार्टिंग में कर लो, मेरा मानना है 5 साल के पेपर, फिर बाद में 13-14 से लेके फिर कर लेना, मतलब बीच बीच में करते रहना। अगर मान के चलो कि आप लोग अभी कुछ कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और मेरा मानना है कि देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो आप लोग 10वीं 12वीं पास करके आए हो तो इंग्लिश पास भाई अगर ईमानदारी से पास किए टिप टाप के पास किए तो फिर अलग मामला हो जाएगा। अच्छा, यूपी और बिहार का एजुकेशन सिस्टम मुझे पता है कैसे लोग पास होते हैं मेरे को मत बताओ सर कैमरे लगे होते हैं। क्या होता है? कैमरे लगे होते हैं। अच्छा। एक क्लास में 3 मिनट की होते हैं। अच्छा, यूपी के बोर्ड एग्जाम में कैमरे लगे होते हैं। स्कूल तो बनी नहीं है, तुम लोग मेरे से सर सेंटर पे जाएंगे, यूपी में नहीं, सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम देने। मैंने तो ओ भाई कह दो, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे लोकल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड की। चलो ठीक है, जो भी है, पर मेरा मानना है कि 5 साल के पेपर जरूर बना लेना, हिंदी और इसका। फिर बाद में जैसे मेंस लिखोगे तो ये मान के चलो कि संडे कभी एक पेपर बनाते रहना उधर 13-14 से। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या आप एक पैटर्न समझ लोगे, अच्छा ग्रामर की क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आता है, हिंदी में ये आता है, कंप्रेंशन का ये आंसर, इस टाइप से आंसर निकलता है, प्रेशर राइटिंग ऐसे लिखा जाता है, बस आराम से पास हो जाओगे, गारंटी साथ बता रहा हूँ। मैं पास हो गया तो मतलब मैंने पहले भी बोला था मैं पास हो गया, तो आप लोग सब पास हो जाओगे, बस ये काम कर लेना। मैं तो ये भी नहीं किया था, पर मेरा मानना कि इतना ज़रूर करके चले जाना पर ना जो मैंने सोचा था उतना करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, साफ बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ मैं बता देता हूँ इंग्लिश के लिए, इंग्लिश कंपलसरी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो कुछ कोड्स तैयार कर लेना, ऐसे कोड जो हर जगह लिखे जा सके। जैसे संस्कृत वाले, जैसे ये मेरा फेवरेट है, मैं हर जगह लिख के आता हूँ भाई, इसको ऐसे हो, चाहे इंग्लिश का ऐसे हो, हिंदी का ऐसे हो, चाहे GS वाला ऐसे हो, ठीक है, या GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, GS4 हो, मैं हर जगह लिख के आता हूँ इसको जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो ये आराम से लिख के आना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, सर्वे सन्तु निरामय, ये बहुत अच्छा है, ये हर जगह अप्लाई हो जाता है। खास तौर से कंक्लूजन में आपको इसको ज़रूर लिख सकते हो। तो मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश में जब हो तब भी आप आराम लिखना, बस इसको एक्सप्लेन कर देना। मतलब ये लिख देना, देखो मैं फिर बताऊँ, मेरे ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत था, फिर भी उसने पास किया, तो आराम से पास हो सकते हो। बस हाँ, थोड़ा बहुत तो लिखना आना चाहिए। मतलब इट इज़ से दैट लाइक दैट, कि मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि सभी लोग आल हैप्पी। मैं खुद ऐसे लिख के आया था, ऐसे संस्कृत में लिखा आल हैप्पी पीपल गुड, ये वो फलाना दिखाना, जो भी XYZ है मतलब मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देना उसको, ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को कि संस्कृत श्लोक लिख के भाग गया है ठीक तो है। ये हिंदी में लिखना है? अरे ये तो संस्कृत में लिखना है, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः है, अच्छा। हाँ, ये ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर मैंने कुछ यूज़ किया था वसुधैव कुटुंबकम, ये ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो हर जगह यूज हो जाएगी, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। एक दूसरा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा, ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ गांधी के कोट याद कर लो, जैसे अब्राहम लिंकन का याद कर लो, ठीक है, जो अच्छे लगे आपको, जो आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ कोड इंग्लिश में भी याद कर लेना, ऐसा नहीं कि इंग्लिश हिंदी में ही, मतलब संस्कृत वाले हिंदी वाले मत लिख के आना, याद रखना संस्कृत वाले लिख सकते हो आप आराम से, ठीक है। हिंदी वाला भी लिख सकते हो, परंतु उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरी बात, इंग्लिश वाले जरूर याद कर लो तो फ़ायदा मिलता है। मेरा मानना है कि देखो मैंने लगभग बहुत जगह कोट लिखा था आराम से, तो कोट लिख के आना, पास हो जाओगे, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आती है उसका पैसेज करना सीख लो। पैसे थोड़ा टफ आया था, अब क्या मेरे से नहीं बन रहा था, तो मैंने क्या किया भाई, ये लाइन ये वर्ड यहाँ मिल रहा है, पूरा का पूरा उतार के आओ तो ऐसा ही करेंगे और क्या करेंगे हम तो पहले बोर्ड एग्जाम में ऐसे तो करते थे अपन, यहाँ ये लाइन मिल रही है, यहाँ से उतारो, वहाँ से उतारो तो मैं आखिर में ऐसे करके, मुझे मतलब पहले क्वेश्चन का ही आंसर मिला, उसमें देखो 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले का तो आंसर मिल गया था मेरे को समझ में, पर उसके बाद में चारों क्वेश्चन का मुझे कुछ भी आता पता नहीं था, मैं साफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, अच्छा ये लाइन यहाँ से मिल रही है, तो बस इससे एक लाइन ऊपर और इससे एक नीचे लाइन उतारो, पूरा का पूरा उतार दिया था, मैं पूरा भर के आया था, ठीक है। तो ये तो पैसे की बात है, पर मेरा मानना है कि देखो ना, अगर आप PYQ कर लोगे ना, तो सीख जाओगे कहाँ आंसर रहता क्या है, किस तरीके से लिखना होता है, जब वाट बोल रहा है तो इट इज से शुरू करना पड़ता है, जो भी है XYZ आप सीख जाओगे, ठीक है। पर आप कर लेना 5 साल के पेपर, तो आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में आते हैं प्रेशर राइटिंग।
प्रेशर राइटिंग में मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कुछ ही नहीं करना होता है। देखो उसमें जो लिखा है ना, जैसे मान के 600 वर्ड दिया गया तो उसको 1/3 200 वर्ड उसमें लिखना आपको, और पेपर में ना ऐसे दिया रहता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे उसमें, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, उसमें ना फैक्ट नहीं लिखने होते, तो पहले तो आप उसको पूरा पढ़ लो आराम। देखो टाइम खूब रहता है, अच्छा खासा टाइम रहता है, आप आराम से, लोग है ना सो जाते हैं इंग्लिश हिंदी के पेपर में मतलब आराम से लोग 2 घंटे में करके सो जाते हैं, क्योंकि इतना वर्ड लिखना नहीं होता उसमें, ठीक है। लोग जितना ही करके आते हैं जितना पास हो जाए, कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, उधर टॉप तो करना है नहीं, तो टाइम खूब अच्छा खासा रहता है। तो उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना आप लोग, है ना। पढ़ने के बाद में आप उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो मैसेज देना चाह रहा हो उनको हाईलाइट कर लेना, ठीक है, पहली बात। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई जैसे ये इतनी बड़ी लाइन है तो मैं इसको छोटी कैसे बनाऊँ, ठीक है। कहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो पूरी पूरी छाप देना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर जैसे मेरा जो मतलब मैंने है ना उस दिन एग्ज़ाम देने से पहले मैंने है ना एक वीडियो देख के गया था, तो मैं बता रहा हूँ उसका सारांश क्या है। 5-10 मिनट का वीडियो था, तो उसने एक चीज़ बोली थी, जैसे एक पैराग्राफ दिया है तो मान के चलो कि वो 6 लाइन का है, ठीक है। आप उसमें से 2 लाइन जरूर चूज़ करो, ठीक है। ऐसे हर पैराग्राफ में से आप 1-1 2-2 लाइन चूज़ करो। इस तरीके से लिख दोगे ना तो उससे क्या होगा कि भाई थोड़ा बहुत मतलब देखो, एक तो अगर आप परफेक्ट बन सकते हो तो अलग बात है, मैं तो उन बच्चों की बात बता रहा हूँ जिनको भाई नहीं लगता आइडिया, लॉजिक लग रहा है ना, अगर कुछ छूटेगा नहीं तो इधर से हाँ। तो ये चीज़ याद रखना कि 2 उसमें से 2 लाइन इसमें से चूज़ कर ले, 2 लाइन इसमें से 2 लाइन ऐसा कर के आराम से हो जाता है, ठीक है, प्रेशर राइटिंग। पर मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस कर लोगे ना बना दोगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में आती है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में फिर बता रहा हूँ, देखो इजी क्वेश्चन होते हैं, लगभग ही मान के चलो 50 नंबर के होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के भी है ना 30 से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं, 30-35 से ज़्यादा नहीं आएंगे किसी हालतों से, ठीक है। टफ आती है, टफ आई थी पेपर, है ना। पर उसमें ना कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिससे आराम से नंबर चूज़ कर सकते हो आप। देखो एक तो ऐसा होता है इसमें दिया रहता है भाई इन दोनों में चूज़ करो, तो वो 5 नंबर के आते हैं। मेरा मानना है कि वो आराम से सही कर सकते हो आप, मतलब उसमें इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, कर सकते हो, आराम से सही कर सकते हो, 5 सही कर सकते हो, बहुत ईजी दिया रहता है, वो कर सकते हो। तो ऐसे छाटोगे ना आप, फिर एक रहता है जैसे देखो, वो तो मत सीखना भाई डायरेक्ट स्पीच, ये सब भाई उतना टाइम होता नहीं। एक आता है भाई इसमें मिस्टेक्स, 10 क्वेश्चन आते हैं मिस्टेक्स पकड़ने वाले, इसमें क्या मिस्टेक्स है तो वो जरूर करो, ठीक है। तो 15 नंबर आपके ये हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं आपके कुछ कुछ चीज़ें कि भाई रीराइटिंग वाले आते हैं कि भाई उसका ऐसे कुछ भी ऑर्डर दे देगा 2, 3, 4 इसको दोबारा लिख के सही करो, ठीक है। तो वो कम से कम 5 नंबर के होते हैं। तो मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे आराम से 25 नंबर ला सकते हैं ग्रामर में, बिना मतलब ज़्यादा वो पढ़ने मत चले जाना डीप एकदम, भाई तुम लोग क्लासेस कर रहे हो वैसा मत कुछ करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा भी काम करोगे ना तो 20-25 नंबर आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मुझे इतना पता था, मैं तो कुछ भी पढ़ के नहीं गया था, 10 नंबर तो आ ही रहे थे, मतलब समझे बिना पढ़े हुए आ ही जाते हैं। तो मेरा मानना है कि 10-15 नंबर के लिए थोड़ा मेहनत कर लेना। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर आपके ग्रामर में 25 नंबर आ गए, ठीक है, प्रेशर राइटिंग में आराम से 20 नंबर जरूर मिलते हैं। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आराम से मिलते हैं। जो मैं सिखाया हूँ या आप लोग थोड़ा काम भी कर लोगे तो आराम से 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता है पैसेज में आराम से आप 20 से लेके 30 नंबर के बीच में आराम से पा सकते हो, और मेरा मानना उल्टा ज़्यादा ही पा सकते हो इसमें, तो आराम 30 नंबर तो मान के चलो आराम से पा सकते हो, 30 नंबर मानो, क्योंकि एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे आराम से हो जाएगा। तो देखो 30, 20, 50, 75 नंबर यहीं से हो गए। फिर ऐसे ये है कि भाई लिख के ज़रूर आओ, जैसे मैं लिख के आया था, लिख के ज़रूर आओ, ठीक है। 100 नंबर का होता है भाई, ऐसे पूरा जरूर भर के आओ, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में, एकदम मैं खूब जगह जगह में खाली छोड़ के एकदम पैराग्राफ चेंज करके, ताकि आराम से, चाहे कितना भी घटिया लिखिए। देखो सब ऐसे बताए हिंदी मीडियम वाले नहीं लिख पाओगे, मैं साफ बता रहा हूँ, ऐसे नहीं, अपने से हो सकता काम वो इधर ही हो सकता है, याद रख लेना ये चीज़। तो ऐसे कि मैंने बता ही दिया कि भाई उसमें से कुछ कोट्स याद, अगर 5 कोट लिख के आए ना तो आपके 25 नंबर तो ऐसे तैयार हो गए। पर हाँ, उसको भाषा भी देनी पड़ेगी, थोड़ा उसको कॉन्टेक्स्ट में भी लाना पड़ेगा, वो थोड़ा एक अलग मामला है। पर मेरा मानना है कि यहाँ से मिनिमम आप जो है 20 नंबर ले सकते हो आराम से, अगर भर के आओगे। मैंने संस्कृत वाले कुछ श्लोक बोले, कुछ इंग्लिश वाले श्लोक याद कर लो, ठीक है। कुछ जो है लाइनें, जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं वो आप याद कर लो, तो जो डायरेक्ट छाप सको आप, तो आराम से आप ये 20 नंबर यहाँ से ला सकते हो। तो मेरा मतलब ये 95 समथिंग हो गया, तो आराम से कट पिट के कितना भी हो जाए तो 80 तक पहुँच जाओगे आप, हो जाएगा, मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आपको इतना मेहनत ज़रूर करना है, इससे कम में तो काम नहीं होगा, इतना ज़रूर कर लेना। जैसे मैं तो इतना भी नहीं करके गया था, पर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जुगाड़ू इंसान हूँ। मैं कहाँ से, मैं बता तो रहा था, दीवार में कुछ कुछ लिखा था वो भी छाप के आया मैं तो मेरा एक अलग बात है, ठीक है। आप तो आधे से लोग तो घबरा जाओगे कि वहाँ पेपर में कैसे टिपोगे क्या है।
मैंने दीवार में जितने भी वर्ड्स लिखे थे ना सब टाप के आया हूँ वहाँ पे इंग्लिश के पेपर में। यहाँ तक कि हिंदी के पेपर में मुझे हेल्प मिली कि मेरे इधर वाली जो दीवार थी उस पर ना प्राइवेसी शब्द लिखे हुए थे। तो मैं क्या था, जिस दिन देखो ना आपका ना ऑप्शनल का पेपर अलग कमरे में होता है और सारे पेपर इधर ही एक ही कमरे में होंगे, ये चीज़ याद रख लेना। तो अब क्या होगा, उस कमरे में आप ऑब्जर्व कर लो कि आपके लिए कौन सी चीज़ कब काम आ सकती है। जैसे मैं बताया था कि साइंस वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया था उधर से, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर का बना हुआ था। तो ये चीज़ें काम करती है भाई आपको। अब ये चीज़ें है ना भाई, जनरल अवेयरनेस वाली बात है कि आप कैसे उस एटमॉस्फेयर का फ़ायदा उठा पाते हो। अब वो आपकी इतनी ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए। तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया था, तो GS 3 में वहाँ से मैं कुछ फ़ायदा उठाया, इंग्लिश कंपलसरी में फ़ायदा उठाया, हिंदी में फ़ायदा उठाया उठा सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यही है कि आपकी वो इतने तो एनालिटिकल पावर होनी चाहिए कि आप किस तरह से उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, पर आप मेरा मानना है यूज़ कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। हिंदी की मैं बात करूँ तो देख, हिंदी में आप ऐसे लिख लोगे आराम से, इसमें आराम से 30 से 35 नंबर पा लोगे हिंदी में। ठीक है, हिंदी में वैसे आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। प्रेशर राइटिंग भी आता है वहाँ पे, आराम से प्रेशर राइटिंग कर लोगे। मैं अच्छे से करके आया था प्रेशर राइटिंग, तो देखो मेरे कितने शायद 105 नंबर 115 नंबर है मेरे हिंदी में, तो आराम से आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में पैसेज आराम से कर लो, बहुत अच्छे तरीके से कर लो। पैसेज हो जाता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, पैसेज कर लोगे। मैं तो बहुत अच्छे से करके आया था। ठीक है, तभी मेरे सोचो मैं तो 40 नंबर छोड़ के आया था। फिर उसके बाद में जो है आपको ग्रामर आती है 40 नंबर की। ठीक है, मेरा माना कि नहीं भी पढ़ के जाओगे ना, नहीं भी बिल्कुल कुछ ही पढ़ोगे तब भी 10-15 नंबर आ जाएंगे इसमें। उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें होती है, आराम से पकड़ लोगे, अशुद्धियाँ पकड़ना, वो सब 10-15 नंबर आ जाएंगे। प्राइवेसी शब्द लिखना हो जाता है, मैं बिना पढ़े करके आया था, तभी शायद एक आध का प्राइवेसी शब्द मुझे नहीं आ रहा था, आ जाते हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 10 से 15 नंबर आप आराम से ला सकते हो। 30 नंबर आप इधर से ले आओगे, 30 से 35 नंबर, तो 10, 30, 40 हो गया। ठीक है, पैसेज में आपके आराम से वही 15-15 नंबर के होते हैं, नहीं सर थोड़ा 12-12 नंबर के होते हैं, कम होता है। तो आराम से मेरा मानना 20 नंबर उधर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका बात बचता है प्रेशर राइटिंग। तो प्रेशर राइटिंग में आप आराम से 20-20, 60 और 20 नंबर आराम से उधर ला सकते हो। तो 80 नंबर तो मतलब मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ। अब बात आती है कि हिंदी टू इंग्लिश करने वाला होता, मैंने तो छुआ भी नहीं था। एक इंग्लिश टू हिंदी करना होता तो मैंने तो छुआ भी नहीं था, क्योंकि अपने को भाई जब उधर ही नहीं हो रहा था, इधर कैसे होगा। और फिर पर मेरा ये माना कि कर लेना, अगर आपको थोड़ा डर लगे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो मेरा माना कर लेना इसको। जैसे आप इंग्लिश टू हिंदी तो आराम से कर सकते हो, और हिंदी टू इंग्लिश भी कर सकते हो। तो मेरा माना है कि हिंदी मीडियम वाले ये नहीं कर पाए, चाहे हिंदी टू इंग्लिश थोड़ा करने में दिक्कत होगी, पर इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं, कुछ भी टूटा फूटा करके आ जाना। ठीक है, मेरे मानना है, तो कर लेना। जैसे मैं क्या छोड़ के आ गया था, तो क्योंकि मैं थोड़ा पैसेज अच्छे से बना लिया था, प्रेशर राइटिंग अच्छे से कर लिया था। ठीक है, तो उसमें फिर मुझे ज़रूरत लगी नहीं कि यार क्या ही करूँगा, छोड़ो। पर मेरा ये मानना है कि कर लेना चाहिए ये चीज़, तो फ़ायदा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा मेरा मानना है कि कर लो तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। हाँ, ये चीज़ और याद रखना, जैसे ऑप्शनल अलग रूम में होते हैं और हिंदी का अलग रूम में होगा, इंग्लिश का जहाँ आप GS का पेपर दोगे वहीं होता है, ये भी अंतर रहता है, थोड़ा याद रखना, ये चीज़ होता है ये चीज़। ठीक है, तो मेरा मानना है देखो 5 साल के पेपर कर लोगे, कल्याण हो जाएगा, इतना कर लेना मिनिमम है। उसके बाद में 1 साल का पेपर ऐसे देते रहना बीच बीच में, मेन से पहले। तो ये सारे पेपर निपटा लेना 2013 से लेकर 2024 तक, पास हो जाओगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। बस पेपर पूरा भर के आना, कॉपी आराम से राइटिंग सजा के लिख के आना, टाइम खूब होता है, फेल नहीं होगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ। पर यही है कि आपको थोड़ा बहुत अवेयर होना पड़ेगा, पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस करो, पर 5 साल के पेपर जरूर बना लेना, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, और कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता प्रेशर राइटिंग का, भाई इतने विद्वान नहीं है। वो लगभग देखो 75 नंबर की होती है इंग्लिश में प्रेशर राइटिंग। भाई अपने को मिनिमम 20 नंबर, मैक्सिमम 30 नंबर अपने आराम से पहुंच सकते हो, आराम से। पैसेज में 75 नंबर का होता है, 20 से 30 आराम से ला सकते हो। भाई पैसेज में उल्टा मेरा माना ज़्यादा आ सकता है, इसमें मान के चलो 30 से 40 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आ सकता है, अच्छे से आ सकता है। थोड़ा बहुत अगर आप सीख गए ना, अगर 5 साल पेपर कर लोगे तब हो जाएगा। ऐसे में मेरा मानना 100 नंबर का आता है, तो आराम से 20 से लेकर 30 नंबर लाए जा सकते हैं, आराम से। कोई कोर्ट भी लिख के आ जाओगे तब भी हो जाएंगे नंबर। ठीक है, उसके बाद में आपका ग्रामर है, 50 नंबर ग्रामर आते हैं, तो मेरा मानना है मिनिमम 15 नंबर, मैक्सिमम 25 नंबर आराम से ला सकते हो आप, आराम से, ज़्यादा मेहनत नहीं, 5 साल के पेपर भी कर लोगे। तो अगर अपन मिनिमम भी सोचो 20, 30, 50, 70 और 85 हो गए। ठीक है, इधर देखो 30, 40, 70, 100, 125, तो आराम से इतने नंबर आते हैं। बस थोड़ा 5 साल के पेपर काम कर लेना, इतना हो जाएगा, 100+ नंबर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इतना तो थोड़ा बहुत काम कर ही लेना। अभी देखो इन्होंने दिया भी है,
इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने, देखो ये साफ लिखा है, गंभीर आएगा, और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना। प्रश्न पत्र का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा: दिए गए गद्यांशों को समझना, संक्षेपण करना मतलब प्रेशर राइटिंग, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, लघु निबंध, शॉर्ट निबंध लिखना होता है। भारतीय भाषा मतलब हिंदी, जो भी आप लोगे, उर्दू, जो भी हो, कोई भी ले सकते हो। दिए गए गद्यांशों को समझना, संक्षेपण, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, लघु निबंध, और अंग्रेजी से भारतीय भाषा तो भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद। तो ये आता भी है। कमेंट क्या किया है इसने? भारतीय भाषा और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्तर के, देखो 12वीं लेवल तक का ही आता है। एक बुक है एनसीईआरटी की, अगर आप देखो ना ग्रामर वाली, तो वहाँ से आराम से कर सकते हो, पर नहीं इतना जरूरत पड़ेगी नहीं, पीवाई कर लेना। जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी है, इन प्रश्न पत्र में प्राप्त योग्यता क्रम की निर्धारण, तो वही है कि मेरिट में तो गिने नहीं जाते नंबर, ओनली पास करना है, 75 नंबर लाना होता है 300 में से, तो ये चीज़ याद रखना। अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर उम्मीदवारों को अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषा में देने होंगे, अनुवाद को छोड़कर, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहे तथा अपने विचारों को सुनिश्चित रूप से, ये आ गया अपना जीएस वाला ऐसे, याद रखना, जो 250 नंबर का होता है। तो इसने साफ लिखा है उम्मीदवारों को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा, तो 8 टॉपिक आते हैं। सेक्शन ए में 4 टॉपिक होते हैं, सेक्शन बी में 4 टॉपिक होते हैं, उनमें से एक चूज करके आपको लिखना होता है। उनसे अपेक्षा की जाएगी वे निबंध के विषय पर केंद्रित रहे, मतलब फिर मैं बार बता रहा हूँ, जैसे भाई आपकी बार आया था टॉपिक, जैसे धर्मेंद्र जाकर सोचो 92 नंबर आए आपकी बार, सोचो, ये इसका मतलब है उसने जो थीम समझा उसका वो नहीं था। ये चीज़ बहुत फर्क पड़ता है, आप क्या समझ लिया। जैसे मेरे 105 नंबर आए, अब मैं इतना गारंटी से बता भाई धर्मेंद्र जाकर से मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं हो सकता, उसके सोचो 160 भी आए हुए हैं ऐसे में, पर गलती वही हुई होगी कि भाई वो टॉपिक के सराउंडिंग नहीं लिख के थोड़ा अदर लिख देना, ये गलती होती है। तो मेरा मानना है कि देखो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, जब मैंने ऐसी क्लासें ली थी, जाके देखो, मैंने उसमें बताया भी आप लोगों को कि भाई जो सोच रहे हो उसके अराउंड ही लिखो, बस उसी को ही सेंटर में बनाते रहो, तो हर पैराग्राफ में उसके बारे में चर्चा करते रहो। कभी आप जो है जो पैसेज की मतलब ऐसे की जो थीम है उसे कभी नहीं भटकोगे, ठीक है। विषय पर केंद्रित है तो अपने विचारों को सुनिश्चित रूप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे भाई आर्थिक क्षेत्र लिखा, फिर राजनीतिक, फिर वैज्ञानिक, ऐसे सुनिश्चित रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ आर्थिक बात कर लिए, फिर यहाँ वैज्ञानिक, फिर यहाँ आर्थिक सामाजिक आधा ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सिस्टमेटिक वैसे जैसे होता ना कि एक तरीका याद रखना, जैसे आप लोग देखो एक तरीका होता है, जैसे मान के चलो कि आपको 26 जनवरी पे कुछ बोलने को बोला जाए, आप सबसे जैसे पहले होता था कि भाई जैसे आप खड़े होते हो तो बोलते हो कि समझ विराजमान यहाँ पे अतिथि गणों का, आप सोचो कि आप उल्टा बोलने लग जाओ, जो सबसे लास्ट में बोले हो पहले बोल रहे हो, फिर बीच में इधर उधर करने लग जाओ, तो खिचड़ी बन जाएगी ना। तो वही चीज़, जैसे मान के चलो कि आपको गिनती बोलनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप बोलने लग जाओ 1 5 3 2 7 9 8 9 ऐसे करके, तो ये तो हो गया ना। तो ऐसे भी ऐसे आपको सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है, एक एक चीज़ जो है एकदम धीरे धीरे क्लियरिफाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्त कर रहे हो संक्षेप में लिखे, ऐसा भी नहीं बहुत कुछ ज़्यादा लिख रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस दिन 8 आ गए ना, आप मेंस निकाल लोगे, चाहे जीएस में ऐसे में, याद रखना कि जैसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे देखो ध्यान से समझना, जैसे नॉलेज देखो यूपीएससी में जो मेंस लिखते हैं सबके पास नॉलेज होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने देखा, मतलब आप जैसे आपकी बात देखो, ये मान के चलो 900 है ना सीट, तो 15 गुना की समथिंग लगभग 13,000 की समथिंग पास करेंगे, ठीक है, 13 या 13,500 की समथिंग, क्योंकि लगभग 15 गुना की समथिंग लेते हैं। तो पिछली बार सोचो 1100 सीट थी, अब क्या तो कम है सीटें भी, तो कट ऑफ पे इसका भी फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, 1-2 नंबर का जो भी है। पर मेरा मानना है कि देखो 13,000 समथिंग, तो इसमें से मान के चलो 1,000-2,000 को छोड़ के सबको नॉलेज होता है। अब सोचो उसमें से ओनली 3,000 का इंटरव्यू कॉल आता है, तो उसका कारण ये होता है कि जैसे कोई बच्चा है जो सबाइस बात है एक ही चीज़ को 5 लाइन में समझा रहा है, अब जो स्मार्ट बच्चा होगा उसी चीज़ को भाई कभी फ्लो चार्ट से समझा देगा, पर ऐसे में यूज़ मत करना ये चीज़, मैं पास जीएस के लिए बता रहा हूँ। पर जैसे मान के चलो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा है कि जो आप 2 लाइन में लिख रहे हो, तो मैंने इसी चीज़ के लिए क्या बोला है कि अच्छे वर्ड्स अपने शब्दकोश बनाओ। तो मैंने जो ऐसे वाली जो मेरी बुक है ना, उसमें मैंने भाई यही काम किया है। मैंने बहुत सारे अच्छे वर्ड्स, जहाँ से दृष्टि पूरी बुक है उससे अच्छे वर्ड्स, अच्छी लाइनें चुरा के वहाँ पे लिखी है मैंने। तो बहुत मेहनत भाई, मैंने पिछले मेंस में ओनली 1 महीने तो मैंने ऐसे पे ही काम किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई, वो बहुत अच्छे से काम किया है मैंने। और भगवान कहता अगर आपके मेंस लिखने को मिलता है तो बहुत फ़ायदा मिलेगा मुझे उस चीज़ का, क्योंकि मैंने पिछले साल जो मेहनत की है। तो फिर मैं बार बता रहा हूँ कि वो संक्षेप में लिखने की आदत तभी आएगी जब आपके पास अच्छे होंगे वर्ड,
ठीक है, याद रखना अच्छे वर्ड्स होंगे, डिक्शनरी आपकी जो कि चाहे इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम का। अरे जो बोलते हैं हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में अंतर इन्हीं का ही है, ये अच्छे वर्ड्स नहीं होते हिंदी मीडियम वालों के पास। वो अपनी भाषा को लिखने के लिए 4-3 लाइन का यूज़ करते हैं, वहीं इंग्लिश मीडियम वाले 3-4 अच्छे वर्ड डाला एक ही लाइन में कंप्लीट कर देते हैं हमसे। तो ये चीज़ याद रखना, अच्छे वर्ड्स होने चाहिए आपके। जैसे होता है कि भाई प्रशासन में सुधार लाना चाहिए तभी भारत की प्रगति होगी, तो डायरेक्ट लिखो सुशासन, सुशासन आना चाहिए, ख़त्म बात। तो वो जो एक लाइन लिख रहे हो उसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ख़त्म, सुशासन, सुशासन में आ गया सब चीज़ जो आप लिख रहे हो। तो ऐसे जो होता है ना, वो याद करो कि हिंदी में एक चीज़ आती है ना, अनेकार्थक शब्द, जैसे एक लाइन का एक शब्द होता है, याद है इसको क्या बोलते हैं? अरे बताइए कहाँ गए सब लोग? कोई? हाँ, मतलब जैसे होता है ना एक लाइन, तो उसका एक शब्द होता है, तो उसी तरीके से याद रखना यूपीएससी में भी आपको इसी तरीके से काम करना है। फिर आगे बोला प्रभावी लिखे और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किया जाएगा। साफ लिखा है, जो प्रभावी जितना लिखेगा, जितना इफेक्टिव लिखेगा, जितना सटीक लिख रहा है, उसी को ही अच्छे अंक मिलेंगे, याद रख लेना ये चीज़, ठीक है। अब बात आती है भाई GS1 का सिलेबस। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो ना, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मेंस क्वालिफाई करना है सबसे ज़्यादा फोकस करो अपना ऑप्शनल पे, सबसे ज़्यादा फोकस, क्योंकि ऑप्शनल ऐसा है कि जो आपकी नैया पार करा सकता है। देखा नहीं तो वो जो इकोनॉमी ऑप्शनल उसके 335 नंबर थे इतना तो नहीं मेरा माना, पर 250 से कम तो किसी हालतों से नहीं होना चाहिए यार। मेरा माना कि कोई सा भी ऑप्शनल लो 250 नंबर ला सकते हो अगर आप मेहनत करोगे तो। मेरा माना कि सिलेक्शन के लिए 250 नंबर तो चाहिए। अब जैसे मेरे 185 आए, सोचो मेरे 250 नंबर 260 आ जाते, तो 60, 70, 75 नंबर मेरे इंटरव्यू कॉल आ जाता। 682 कट ऑफ गई थी, मेरे 607 थे, सोचो ओनली ऑप्शनल से। साफ देखो 260 में मेरे इंटरव्यू कॉल आ जाता, और कोई बड़ी बात नहीं है 260 नंबर, मैं 320, 330 नहीं बोल रहा हूँ। तो सोचो कि, और मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, आप ये चीज़ समझो, ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करो। ये आराम से 250 से कम तो किसी हालतों से नहीं जाना चाहिए, और 300 तक का ट्राई करो, ताकि 280, 290 में रुक गए ना तो आप तो 100 रैंक में आ जाओगे। ये चीज़ याद रखें ना, ऑप्शनल डिसाइड करेगा रैंक, सिलेक्शन सब। इंटरव्यू कॉल, अब सोचो मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाता। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऑप्शनल पे मेहनत करो, ये 10-15 दिन है, ऑप्शनल को अच्छे से रगड़ लो। अब फिर बता रहा हूँ, कोई ये कोचिंग, जैसे मैं पीटी के लिए बोलता हूँ, अभी भी मैं यही बोलूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट सीरीज की। मैंने लास्ट ईयर में सही बता रहा हूँ, मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था फुल टेस्ट मैंने एक भी नहीं दिया था, एक ऐसे दे लिया था, फिर मैं एक दिन रूम में बैठ के दिया था इथिक्स के, भाई इथिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाए। पर मेरा मानना ये गलती तो मत करना कि पेपर तो जरूर लिखना चाहिए, पर PYQ लिखना। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कोचिंग की टेस्ट सीरीज देने से बेहतर अच्छा है कि आप PYQ को एक टेस्ट सीरीज मान के उसी को बार बार देते रहना। GS1 का उठाओ, 2017 का पेपर उठाए, करने लग गए, उठाओ करो, फिर 2024 का दे लिए, ऐसे करो। वो जरूर करना, ऐसे नहीं प्रैक्टिस ही नहीं करना लिखने की, ये गलती नहीं जैसे मेरे से ये गलती हुई, पर मैं तो क्या पहले ऐसे टेस्ट दे चुका था, तो मेरी प्रैक्टिस थी लिखने की, पर फिर भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं होता भाई आप पूरा पेपर कर पाओगे। तो मेरा मानना है टेस्ट सीरीज के चक्करों में मत पढ़ना। जैसे आप क्या करना, जैसे मान के चलो ये GS1 ही है, ठीक है, तो GS1 में मान के चलो आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, इंडियन सोसाइटी पढ़ लिया, तो आप क्या करो इसी के लिए। अब आपका भाई मैं फिर 12 बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, जैसे पूरा सिलेबस पढ़ा, उठाओ, और 2013 से लेके 2024 तक सोचा आपके पास 8-12 साल के पेपर है, इतना तो पेपर लिख भी नहीं पाओगे आप, तो कहाँ कोचिंग टेस्ट लिखने का टाइम तो ऐसे नहीं बचता है। पर इन क्वेश्चनों को अगर आप लिख लोगे ना, तो एक तो PYQ समझ हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से रिपीट भी होते हैं। भाई टेस्ट सीरीज की क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है, पर इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर आप जैसे GS प्री में फ़ायदा मिलता है ना, वैसे इधर फ़ायदा मिलता है। अगर आप मेंस के क्वेश्चन करते हो तो आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा इधर, ये चीज़ याद रख लेना। तो सबसे बड़ी बात है ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखना कि है ना, मेरा ये मानना है पर्सनली, अगर आपको सिलेबस की समझ है, समझ इन द सेंस भाई ये पुनर्गठन क्या होता है, एकीकरण क्या है, भारतीय विविधता ये क्या है, भारतीय विविधता क्या, भारत का समाज कैसा है, अगर ओनली सिलेबस की समझ है, ऑप्शनल से लेके GS का सिलेबस ऐसे का, मतलब जो भी है, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपके 1750 में से 600 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर पढ़ने की, कुछ भी नहीं, मैं साफ बता रहा हूँ हकीकत। 600 नंबर तो आपको ओनली सिलेबस को समझ गए ना आप, ऑप्शनल के सिलेबस को समझना, ठीक है, GS के सिलेबस को समझना, 600 नंबर तो आपके इसी से आ जाएंगे, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो मैं यही काम करूँगा आप लोगों को, कि मैं सिलेबस समझा दूँगा आप लोगों को, ठीक है, और PYQ जो आए हैं, ठीक है,
उस पर अपन काम कर लेंगे। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा। मेरा मानना है कि ये मोर देन इनफ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे मैंने पीटी में जो उधर वो काम करवाया, इधर भी मैं यही काम करवाऊंगा, ये चीज़ याद रख लेना। और मेरा मानना है इससे ज़्यादा सर सही कह रहे हैं, आपकी कोई ज्यादा सिलेबस जब ले लेते हैं ना कि ये स्टैंडर्ड बुक वो स्टैंडर्ड पढ़ ही नहीं पाओगे। रिवर्स वो उसका रिपीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कम सिलेबस रखना है ताकि इसको बार बार पर रिपीटेड कर सके। और जितने भी टॉपर हैं उन्होंने यही किया है सर, कि सिलेबस उन्होंने कम रखा है, उसको बार बार रिपीटेड किया है उन्होंने उस चीज को। वही चीज़ जरूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ इस क्वालिफाई। और दूसरी बात एक और चीज़ याद रखना, आपको जो काम करना है ऑप्शनल पे, जैसे मैं बता दिया, देखो ऑप्शनल पे 250 से कम किसी हालतों से नहीं आने चाहिए, ये चीज़ याद रख लो। ऐसे में ठीक है, ऐसे में याद रख लेना 100 से कम किसी हालतों से। मेरे नोट्स भी पढ़ लोगे, चेक करवा लेना मेरे से। मेरा मानना है कि आराम से 100 से कम किसी हालतों से नहीं आएंगे। 100 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम जो है मेरा मानना है कि आराम से ला सकते हो 120-130 नंबर आराम से आ सकते हैं, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो मेरा इथिक्स में कम रहे। इथिक्स में फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं था जो भी है XYZ है, पर मेरे फिर भी 86 नंबर आ गए थे बिना कुछ किए, है ना। तो मैं इतना और बता रहा हूँ, इथिक्स में आराम से आप लोग 110 से लेके 130 नंबर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिनिमम मेरा मानना है कि इतना नंबर तो आना ही चाहिए। तो ये मतलब 200, 300, 400, 460 नंबर हो गए, ये इतने ज़रूर आने चाहिए आपको। अब ये चीज़ याद रख लेना, ये ऐसा चीज़ है कि आपको ट्राई करना कि यहाँ 500 तक पहुँच जाओ आप। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपको 90% मेहनत इधर ही करनी है, क्योंकि नंबर इधर ही बढ़ सकते हैं। GS 1, 2, 3 में मैं फिर बता रहा हूँ, उसमें रैंडम क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आता पता नहीं लगता है। तो GS 1, 2, GS 1 से लेके 3 में ये आपको ये ट्राई करना है, ओनली सिलेबस पढ़ जाओ, PYQ कर जाओ, जिसमें यही करके गया था। ओनली मैं तो सिलेबस भी नोट्स मेरे बनाए थे, वो पढ़ के नहीं गया था, ओनली PYQ पढ़ के गया था, गलती थी मेरी। फिर भी जो भी है, पर मेरा मानना है कि ओनली PYQ कर लो, सिलेबस को समझ लो, कोई ज़रूरत नहीं फालतू करंट अफेयर और पे चक्करों में ज़्यादा। बस हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लग रहा है, जैसे मुझे लग गया था उस टाइम, मैं मोनिका ने डिस्कस भी किया था कि भाई ये वो आया था ना कि जो आजकल सरकारी एग्ज़ामों में जो मतलब हो रही है ना कि पेपर लीक हो जाते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन आया था, तो पता था कि भाई ये आएगा क्वेश्चन। तो मैं तो वो भी नहीं पढ़ा था, पर मैं करके आ गया था। सोचो भाई, बना लेते हो। मैं फिर बता रहा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, जब आप इतना मेंस का सिलेबस कर लोगे ना, तो आपको भाई आइडिया हो जाए, तो कुछ भी क्वेश्चन दे दो मेरे को। जैसे मैं ज्योग्राफी क्वेश्चन भाई कुछ भी है, मैं फिर भी नंबर आए ना मेरे भाई, 70 नंबर आना बहुत बड़ी बात है उधर। जब भी मैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के गया था, ना मॉडर्न हिस्ट्री, ना एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर पढ़ के गया था, ओनली इंडियन सोसाइटी पढ़ के गया था मैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर सोचो ये भी कर लोगे ना सिलेबस, और आप अगर मान के चलो कि PYQ कर लिए, तो आराम से मेरा मानना है कि यहाँ से 80 से लेकर 90 की रेंज में आप आराम से नंबर ला सकते हो, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे खुद के आए हैं, आप लोग भी आराम से ला सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि मिनिमम जो है इधर आपके 250 से कम किसी भी हालतों से नहीं होने चाहिए। अब देखो 250 और 500, 750 नंबर में भाई जनरल हो चाहे कोई भी हो, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका इंटरव्यू में आराम से 175 प्लस आया तो। अब वो इंटरव्यू का अलग मामला, वो बाद में देखेंगे। पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको जो काम करना है ऑप्शनल ऐसे इथिक्स पे, इस पर अच्छे से काम करना है, ये चीज़ याद रख लेना। इधर आप ज़्यादा से ज़्यादा खींचो, इधर 500 से कम किसी हालतों से नहीं जाना चाहिए, याद रखना। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। आप ऑप्शनल में आराम से 280 खींच सकते हो, 30 नंबर तो यहीं बढ़ जाएंगे। ऐसे में आराम से 120, 130, 140 तक जाता है लोगों के। ठीक है, इथिक्स में आराम से देखो मोनिका जैसे 120 नंबर आता है, तो आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से थोड़ा एग्जाम्पल अच्छे से रख लो, वो मैं सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो आपकी बात जो मेरा इंटरव्यू कॉल रुका है, इंटरव्यू कॉल का फाइनल सिलेक्शन ही मान के चलो, वो मेरा GS 1, 2, 3 के कारण नहीं अटका है। सोचो, ये चीज़ समझो आप। ये लोग देखो, जैसे मान के चलो मेरे ऑप्शनल में 185 आए थे, अगर सोचो मेरे 260 आ जाते, ठीक है, कितने नंबर बढ़े मेरे? टोटल 607 नंबर थे, ठीक है। तो यहाँ से 75 नंबर बढ़ गए, ठीक। उसके बाद मेरे इथिक्स में आए थे 86, ठीक है। आराम से इधर भाई, आराम से मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ 116, तो ये 10, 20, 30 नंबर इधर बढ़ने चाहिए थे मेरे। अरे बढ़ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में ऐसे में मेरा माना है 105 आए थे, पर मेरा माना है 15 नंबर और बढ़ने चाहिए थे उधर। तो मेरे अगर GS में उधर है ना, एवरेज नंबर भी रहे उधर मेरे देखो कितने आए थे, 69, 70 और 92 आए थे, ठीक है। तो 9, 2, 11, 80 लगे, 7, 7, 14, 14, 9 करोगे तो 23। पर मैंने सोचा था 250 नंबर, यहाँ 250 आने चाहिए, ठीक है। अब सोचो मतलब यहाँ से 19 नंबर और बढ़े, चलो मान के चलो ये 19 नंबर अभी इधर रखते हैं, अब इसको जोड़ो, ठीक है। 5, 5, 10, 10, 17 नंबर, ठीक है। 17, 7, 1, 8, 8, 3, 11, 11, 2, 12, ऐसी लगेगी 1, 727 नंबर भाई, आराम से सिलेक्शन हो रहा था।
मतलब मैं समझो ये बात, ये तो मैं जब बता भाई GS 1 2 3 नहीं रोल करता, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जब मैं सोचो ऑप्शनल में 250 मान के चल रहा हूँ, अगर आप 280 तक ले आते हो और ऑप्शनल में मेहनत करो, मैं फिर बता रहा हूँ ऑप्शनल ही है जो आपका फाइनल सिलेक्शन भी करवाएगा, इंटरव्यू कॉल भी आएगा, प्रॉपर IAS भी बनवाएगा। ऑप्शनल ऐसे इथिक्स आप सोचो 727 है, 727 में अगर एक 19 नंबर और जोड़ लेते हैं अपन, तो स्वाभाविक सी बात है कितना हो गया, 746 नंबर हो गए, वही देखो 750 पहुँच गए अपन। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, जब मैं GS में बिना कुछ पढ़े, मैं साफ बता रहा हूँ, मैं सिलेबस भी नहीं पढ़ा था, मेरा मैंने इतना तो नहीं, मैंने एटलीस्ट सिलेबस जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है, सिलेबस के टू द पॉइंट आपके पास नोट्स होने चाहिए, तो वो मैं करवा दूंगा आपके यार काम, ठीक है। उसके साथ में आपको PYQ भी करवा दूंगा, भाई इतना ही कर लो, खूब है GS 1 2 3 के लिए। 4th के लिए थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, उसमें कैसे स्टडी सब कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहना है मतलब है कि एवरेज पढ़ाई से कोई मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा था, मैं साफ बता रहा हूँ, एक लाइन भी मैंने करंट अफेयर की नहीं पढ़ी थी, एक लाइन भी नहीं। तो समझो ये चीज़, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई करंट अफेयर के ज़्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें भी स्टैटिक का ही रोल रहता है। करंट अफेयर बाद में, जैसे होता है ना सब्जी बन गई उसमें तड़का मारना तो मसाला उतना, बस ये चीज़ याद रख लेना। करंट अफेयर पढ़ने जाओगे तो फिर गए काम से, तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ऐसे इथिक्स और ऑप्शनल यही है बेड़ा पार जो लगाएगा आपकी। इसमें 500 550 नंबर तक ले आओ, उधर एवरेज नंबर भी आए, 250 नंबर भी आए, तो आराम से हो जाओगे पास, ठीक है। तो मैं कल का फिर मैं टाइम दे रहा हूँ, याद रख लेना, ये सिलेबस याद कर लेना। कल से अपन शुरू कर दूंगा, मैं इंटरनल सेक्रेटरी से शुरू करूँगा। जो मेरे नोट्स है मैं एक बार बता देता हूँ, कल उससे पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल आप लोग ये कर लेना, ये सिलेबस याद करके आना। दूसरा काम, इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस टू द पॉइंट याद होना चाहिए, उसके PYQ सारे देख के आना। मैं पहले नोट्स पढ़ाऊँगा इंटरनल सिक्योरिटी के, ठीक है। उसके बाद में जो है हम लोग करेंगे, एक बार मैं बता देता, मेरे नोट्स होंगे यहाँ पे, तो फिर इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मैं PYQ कराऊँगा। तो ऐसे टॉपिक वाइज अपन चलते जाएंगे इधर, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। हाँ, ये रहा मेरे नोट्स, तो कल अपन ये पढ़ेंगे और इसमें अच्छे से समझा दूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ समझो, देखो धर्मेंद्र जाखड़ मतलब सोचो इतना मेहनत किया था जो भी था, उसके फिर भी देखो GS 3 में 70 नंबर ही है। मैं फिर उसमें कुछ भी नहीं किया तब भी इतने नंबर है। तो ये लॉजिक समझो, ज़्यादा पढ़ने से सब कुछ पढ़ने से कुछ ही नहीं होता है, ये चीज़ समझ लो। नंबर आएंगे, आपको उस क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, बस आपको सिलेबस की समझ होनी चाहिए, इंटरलिंकेज करना होना चाहिए, तो अपन ये काम कर लेंगे। इसके अलावा मैं फिर बार था, कोई मार्केट से कोई ज़रूरत नहीं, सारा सब कुछ है अपने पास, नोट्स है, सब कुछ है। तो ये चीज़ याद रखना कि आराम से अपन ये चीज़ पढ़ेंगे कल से आराम से। तो आराम से भाई इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ज़्यादा देखो, ये मान के चलो कि अपने पास 70-80 दिन है, तो वही मैं बता रहा हूँ, मेन से पहले मैं सब कुछ करवा दूंगा, PYQ सही सब हो जाएगा। वही है, अपने को टाइम से 2-3 घंटे बैठेंगे डेली, आराम से कंप्लीट करते जाएंगे। तो कल से मैं काम शुरू कर दूंगा आराम से। देखो लगभग आज कल कितना 25, 26, 27 तारीख को ना, 30 तारीख तक ये नोट्स कंप्लीट कर लेंगे अपन, और 4-5 दिन में इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे मतलब हर दिन 8 या 9 दिन का शेड्यूल बना के चलेंगे कि भाई एक सब्जेक्ट कंप्लीट टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाएँ। तो मान के चलो, जैसे अगर आपके पास जैसे कौन कौन सब्जेक्ट है, देखो पहले अपन छोटे छोटे सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी उठा लिया, ठीक है, फिर IR उठा लेंगे, ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट, ठीक है। IR हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक है उनको अपना अच्छे से पढ़ के, मेरे पास पूरे नोट्स तैयार है, सब कुछ है, तो उनको मैं अच्छे से समझा दूंगा। सिलेबस अपन पूरा कवर कर लेंगे एकदम टू द पॉइंट। तो सिलेबस कवर किए, PYQ कर लिए, उसके अलावा कुछ ही नहीं। फिर करंट अफेयर में थोड़ा बहुत कोई नया अपडेट आ रहा है तो बस देख लेंगे भाई। जिस मान आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई कमेटी बैठी है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई सरकार ने कोई कानून लाया है, तो बस उसको पढ़ लेंगे, खत्म हो गया अपना तैयारी कंप्लीट। कोई ज़रूरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चे यही गलती करते हैं, डायरेक्ट करंट अफेयर पढ़ने जाते हैं, स्टैटिक पढ़ते भी नहीं हैं। तो इसको अच्छे से करेंगे अपन कल, क्यों ज़रूरत है सब कुछ सारी चीज़ें। तो मैं फिर बता रहा हूँ, कल के पास आपके पास टाइम है। GS का सिलेबस सारा एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ऑप्शनल का आपका सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, और साथ के साथ और वो काम भी कर लेना कि अच्छे वर्ड्स जो है वो जो है अपनी जो डायरी है उसमें बना लो, ठीक है। वो चीज़ आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैंने ऐसे के नोट्स में जो मेरे है वो एक बार मैं बताता हूँ, रुको। ऐसे के नोट्स भी मेरा देखो, इसमें भाई मैंने ऐसे में बहुत काम किया है, ये चीज़ याद रख ले। तो अगर इतना भी मिनिमम भी काम कर लोगे तो हो जाएगा, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। अरे एक काम करो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कोड्स याद करना सीखो, जो मेरे नोट्स है उसी से भाई फ़ायदा उठा लो उसका। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें जो कोड्स दिए हैं मैंने बहुत जगह से कोड छाट के लिखे हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको फ़ायदा उठाओ।
ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? खुल जा सिमजिम, खुल जा। ये दिक्कत आ रही, रुको एक मिनट। दिखा आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। अब देखो इसमें मैंने सारे पेपर है, पेपर में जो अच्छी अच्छी लाइनें आई है सब कुछ, ऐसे पेपर तो सारा उतारा ही था। उसके बाद में भी मैंने जो सारी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी सब कुछ इसमें उतार के रखा है। तो अब देखो ये इसमें आगे मैं बताता हूँ जो मैंने काम किया। भाई मैंने 1 महीने तो ऐसे पे ही काम किया था। अब वही है, देखो किस्मत ख़राब रही तो भाई अगर मेंस लिखने का मौका नहीं मिला तो एक नुकसान हो जाएगा, अब क्या ही करोगे। परंतु ये है कि ऐसे का तो इतना अच्छा खासा तैयारी थी अपनी, अब की बार अच्छे खासे 120 130 नंबर आएंगे। पर वही बात है, जो भी हो ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो मैंने इसमें बहुत काम किया भाई। ये तो देखो इंट्रोडक्शन कैसे ऐसे लिखना होता है सब कुछ है, ठीक है। जो शब्दकोश वाली बात मैं बता रहा हूँ उसमें मैंने भाई कम से कम दृष्टि की सारी बुक, जहाँ से भी मुझे अच्छे वर्ड्स मिले, सोशियोलॉजी के पेपर से अच्छे वर्ड मिले। हाँ एक और मैं वर्ड बताता हूँ आपको जो बहुत है, जैसे डेमोग्राफी डिविडेंड है ना, जनसंख्या की लाभांश, ऐसे एक वर्ड मिला था मेरे को। जैसे ऑनर किलिंग वर्ड है, ठीक है, ऑनर किलिंग जैसे हरियाणा में होती है ना। एक और वर्ड मिला था, शायद मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, बहुत अच्छा वर्ड है वो। मतलब जहाँ पे छोटी उम्र में महिलाओं को, मतलब लड़कियों को मार दिया जाता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा, हाँ जैसे नहीं फीमेल इनफेंटिसाइड, नो 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 नो, जैसे बीमारू स्टेट है ना, हाँ ये आ गया याद मुझे, बीमारू स्टेट, समझ रहे हो। अब ये अच्छा, ये वर्ड लिख के आओगे, सोचो एग्जामिनर कितना खुश होगा आपसे। बीमारू स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या बहुत कम है। हरियाणा, पंजाब, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, समझ रहे हो, बीमारू स्टेट, समझ रहे हो। ये वर्ड आप सोचो मुझे कहाँ से मिला, कितना अच्छा वर्ड है। फिर क्रॉनिक कैपिटलिज्म, ठीक है, ये अच्छे अच्छे वर्ड, ठीक है, भाई भतीजावाद। तो मतलब ये मैंने इतने ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का, लाइनों का, देखो मैं बताता हूँ शायद इसमें होगा, तो मैंने उसका शब्दकोश तैयार किया है। अच्छा इसमें पूरा नोट्स नहीं है मेरे, तो देखो हाँ यहाँ से देखो, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या क्या, उसे फिलोसफी, अंतराष्ट्रवाद क्या, मानववाद क्या, राष्ट्रवाद क्या, पुनः जागरण, आधुनिकतावाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सामाजिक न्याय, तो अफर्मेटिव एक्शन। अब देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, सकारात्मक कार्यवाही। जब आप आरक्षण लिखोगे तो आरक्षण मत लिखो, उसकी जगह ये लिखो। भाई ये बहुत फ़र्क पड़ता है इन वर्ड का यूज करना, आप किस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हो। सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता, तो ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, तो आप जब इस तरीके के लिखोगे ऐसे में, जीएस में, आपके ऑटोमेटिक अच्छे नंबर आएंगे। आप ये चीज़ समझिए। देखो फिर बता रहा हूँ, फ़र्क यही पड़ता है कि आप अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं करते हो, इसलिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का फ़र्क पड़ता है। तो मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ये चीज़ कर लो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो कल से तो ऐसे का तो ऑलरेडी मैं सब कुछ दे ही चुका हूँ, उसमें कुछ क्लासेज भी मैं करवा चुका हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा कुछ करवाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, मैं सारा करवा चुका हूँ। उधर ऐसे का PYQ भी अपन कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो मेरा मानना है उधर तो मुझे कुछ करवाने की ज़रूरत है नहीं। इधर जीएस से शुरू करेंगे तो जीएस के एक बार आइडिया हो जाएगा, फिर अपन थोड़ा बहुत ऐसे पे ज़रूर जाएंगे। हाँ पिछले 5 साल के पेपर ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, टाइम रहा तो सारे पे कर लेंगे, जो भी है जैसा रहता है अपन करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो अपन मेरा माना पहले जीएस पे अपन कमांड करेंगे, क्योंकि मेरा माना कि इसी बहाने मेरा नोट्स और तैयार हो जाएंगे। तो मैं साइड बाय साइड ऑप्शनल पढ़ते रहूँगा, इधर मैं जो है जीएस पढ़ा दूंगा। तो आप लोग भी ऐसा ही करो, साइड बाय साइड ऑप्शनल पढ़ लो, और जो इधर है मैं क्लास में जो करवाऊँगा जीएस आपको ऐसे चलता रहेगा। तो जब तक 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मैं तो करवाऊँगा समय से, अगर एक आध भी तुम लोगों में से कोई पास हुआ तो करवाऊँगा, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं, फिर भगवान मालिक, भगवान भरोसे। चलो ठीक है, तो कल मैं फिर बता रहा हूँ, कल का होमवर्क आपका ये है, आप लोग काम नहीं कर रहे, गलत बात है, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर तो मतलब है नहीं। कल आपको फिर वापस से मैं टाइम दे रहा हूँ, जीएस का सिलेबस, ठीक है, ऑप्शनल का सिलेबस, ये सब याद होना चाहिए, रटा हुआ, मैं फिर बार बता रहा हूँ। उसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस एकदम टू द पॉइंट, उसके PYQ सारे देख के आना। कल से क्लास शुरू हो जाएगी, इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। चलो किसी कुछ पूछना हो तो पूछो, डाउट, नहीं तो फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। किसी कुछ पूछना है? अरे नगीना तुम बताइए, नगीना। हाँ बोलो बोलो, शिवानी बोली।
नहीं बताने दो एक बार को फिर बोलती हूँ। नगीना नगीना बोलो, नगीना मिलाया तुमने पेपर? नगीना कहाँ गायब हो तुम? नगीना है ही नहीं चाहिए। आप बोलो शिवानी क्या बोल रही थी? नहीं मिलाया? अरे नहीं मिलाया तो मेंस की तैयारी शुरू करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? मिलाया क्यों नहीं? बाहर हो घर से। अरे भाई घर मेंस की तैयारी करो, ऐसे दिन खराब करोगे तो मेंस ऐसे नहीं होगा। फिर लापरवाही मत करो, ठीक है? 2 दिन घूम लिए, अब चुपचाप कल से पढ़ाई शुरू करो। आप बोलो शिवानी। सर अगर है ना नहीं हुआ ना तो भी मैं चाहती हूँ कि अपन बहुत रिगरस वापस पढ़ाई करें, वापस एक साथ इमरजेंसी थी, चलो ठीक है कोई नहीं। हाँ तो बताइए, हाँ शिवानी क्या बोले थे? वापस से करे क्या करे? कुछ ही नहीं करना, चुपचाप दिसंबर तक मेंस तक तैयारी करो, उठा के फेंक दूंगा, कोई पीटी हाँ का हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि मतलब अपन दिसंबर तक अच्छे से मेंस करेंगे, एक एक चीज अच्छे से करेंगे, अगर नहीं होता है इन केस। हाँ तो कल पढ़ के आओ, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ के आओ, हो या नहीं हो तो मैटर करते हैं। अगर आईएएस बनना है तो वो सोचो ही मत भाई, सोचो तुम लोग तो क्या ही है, सोचो जो है मोनिका, सोचो कि पिछले 6 सालों से 6 सालों से लगी हुई है, 3 बार मेंस लिखा, 2 बार इंटरव्यू से बाहर हो गई, फिर भी हिम्मत नहीं हार रही। जब वो मेहनत कर सकती है तो तुम लोग मतलब समझो किस बात की मैं हार गए भाई हिम्मत? मैं तुम लोगों के सामने बैठा हूँ 8 सालों से फेल फेल फेल, तो मतलब क्या ही मतलब है भाई? नहीं सर करेंगे, अब इस बार एक और साल सही अच्छे से मेहनत करेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे और हर चीज को मैं जुगाड़ भी लगाने की कोशिश करेंगे। अरे जो भी है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपका एम फिक्स है तो डाइवर्ट होने की ज़रूरत है ही नहीं। जब आपका एम ही नहीं है तो फिर क्यों चुपचाप यहाँ फंसे हो? निकलो फिर यहाँ से। मैं तो साफ बोलता हूँ, फिर यूपीएससी नहीं है आपके लिए। जब आपका गोल ही फिक्स नहीं है तो फिर मेरा माना नहीं, फिर आप निकलो, यूपीएससी तैयारी मत करो। अगर गोल फिक्स है आईएएस बनना है तो चुपचाप तैयारी करो, पीटी हो या नहीं हो डजंट नॉट मैटर। जब तक आपके पास अटेम है, प्रयास है तो करो, ख़त्म बात। मैं तो साफ बता रहा हूँ ये चीज़, सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास प्रयास है, सब कुछ है, सब कुछ पॉसिबिलिटी सब कुछ है आपके पास, तो लगाइए ना भाई। देखो एक होती है कंडीशन, मोनिका के पास अब लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो फिर तो बस समझ बात, फिर तो मतलब बनता ही नहीं हो, तो फिर समझ बात और कुछ करेगी। जब तक भाई आपके पास प्रयास है, कर सकते हो, हिम्मत है, हार नहीं मानने की है, तब तक भाई हर कोई मांझी नहीं बन जाता, ठीक है? उसके बनने के लिए उतना जब्जा भी चाहिए, कंटिन्यूस मेहनत करने के लगन चाहिए। हर कोई जीत मांझी नहीं बनता, ये चीज़ याद रख लेना। इसीलिए इतिहास में याद रख लेना, बहुत कम लोग होते जो इतिहास रचते हैं। हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता, हर कोई विराट कोहली नहीं होता, हर कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता। ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। तो जो खेलते सब लोग हैं, सही बात है सर, वही है जिनका गोल फिक्स रहता है, वही आगे जो है मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो ठीक है, तो कल काम करके आना। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से लापरवाही करोगे तो ये आपके लिए सर अगर है ना अपना नहीं होता है ना तो भी आप इस प्रोग्राम को रोकोगे नहीं। अब अपन मेंस कर रहे हैं ना, तो अब हम मेंस ही करेंगे फिर। यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं जो भी 10 तारीख के बाद है। क्या तुम लोग एक भी रिजल्ट नहीं दोगे यार मेरे को? क्या बात सर वो कोशिश तो सर हमने की है ना, कोशिश तो, अब वो क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं जो भी है, 10 तारीख के दिन ही डिसाइड करेंगे वो तो। ठीक है, दिसंबर तक मेंस करेंगे, जो भी है XYZ देखते हैं तब, ठीक है? बस मेरा अपेक्षा तुम लोगों से थी, मोनिका का तो चलो हो ही रहा है, पर मैं क्या ही करूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। 10 मेरा नहीं लगता होगा भाई किसी का, इतना तो निराश नहीं करोगे तुम लोग। चलो देखते हैं, किस्मत हो, किसी का भी हो सकता है। देखो अभी सब लोग आप बॉर्डर पे हो। अब जैसे मेरा यही मानना है कि हिम्मत मत हारो, कोई भी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हुआ ना, इस रिजल्ट में क्या ऐसा होगा, जिनको लग रहा है हम पास हो रहे हैं, मतलब पास इन द सेंस कि जैसे मोनिका तो चलो 100% श्योर है, आराधना पाठक हो रही है, ठीक है, परंतु जो कुछ लोग हैं भाई, मान के चलो कि एकदम इनको लग रहा है कि एकदम श्योर हो रहे हैं हम, है ना? मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जिनको लग रहा है कि मैं फेल हो रहा हूँ वो पास हो सकते हैं, और जिनको लग रहा है कि हम फेल हो रहे हैं मतलब हम पास हो रहे हैं, वो फेल हो सकते हैं। देख लेना ये चीज़, आपकी बार रिजल्ट ऐसे रहेगा एकदम, मतलब आप लोग समझो कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ की भी रेंज कितनी रहेगी, कहाँ रहेगी, कोई अता पता नहीं है अभी,
ठीक है। तो मेरा मानना है कि कुछ भी हो सकता है, 1-2 मतलब 10 मतलब का भी फ़र्क पड़ सकता है। किसी का 10 मतलब, जैसे मुझे याद अच्छे थे मोनिका का कट ऑफ जो है 2021 में 0.30 नंबर से बाहर हुई थी वो कट ऑफ से। अब मैं खुद सोचो कि 0.66 नंबर से कट ऑफ 2023 वाले में बाहर हुआ था सीसेट में। तो कुछ भी हो सकता है भाई, आप नहीं जानते ये चीज़। तो मेरा मानना है कि अभी तो होप हारने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, आप लोग पास भी हो सकते हो। तो अभी तो ऐसा हिम्मत हारो ही मत, अभी तो मेरा मानना है चुपचाप मेंस की तैयारी करो, कुछ भी हो सकता है। और मेरे माने जब भी है ना पेपर ऐसे बहुत टफ आता है तो है ना, जो कोचिंग में आंसर की में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, वेरिएशन जब ज़्यादा होता है तो नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना है कि जिनके मिनिमम नंबर आ रहे हैं 60 आ रहे हैं तो बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर 12 बता रहा हूँ। तो मेंस की तैयारी करो जो भी है, ठीक है, देखते हैं आगे करेंगे तैयारी। पर वही है कि सीरियस स्टूडेंट लगे तो मैं करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, जो मेंस वाले स्टूडेंट है। नहीं सर, हम सीरियस हैं, मैं तो सीरियस हूँ बहुत ज़्यादा। चलो लेट्स सी, देखते हैं। चलो ठीक है, तो कल काम करके आना, कल मैं फिर हाँ सर। ऐसा आज की तरह लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। चलो ठीक है, और किसी कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं यहीं पे क्लास को। अरे फिर बता रहा हूँ मिनिमम 3 घंटे की क्लास तो होगी। हाँ बोलिए संध्या। सर मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे मतलब पापा ऐसे जब घर जाते हैं ना तो ऐसे बोलते कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, ये है वो है, किसी और चीज की तैयारी कर लो। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको हम कैसे बताएं कि हम कर लेंगे भले ही टाइम लग रहा है। और बोलिए ये मतलब बहुत लोग ऐसे क्लासमेट भी मतलब हैं यहाँ के बच्चे, तो ऐसे पूछते हैं अच्छा नहीं हुआ, कौन सा अटेम्प्ट था, और इतना तो इजी पेपर आया था, क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई। तो सर मुझे देखो उसको फेस जैसे बोलते ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार तो ये कहावत है, ये बात सही है, वो लोगों के लिए कही गई ना कि हाथी के लिए कही गई है तो हाथी जो अपना काम करना होता है वो जाता है अपना मस्ती से, कुत्ते कितने भी भूखे उसको घंटा ही फर्क नहीं पड़ता तो भाई सब ऐसी बात है। पेपर पकड़ा दो ना सॉल्व करने के लिए, अरे भाई मतलब सॉल्व करके बता दो। नो 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 नो, ये भी मूर्खता है, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो एक चीज़ याद रखना, बुद्धिमत्ता का परीक्षण आप इससे ये नहीं होता है। सबसे इंटेलेक्चुअल लोग वो होते हैं जो जवाब नहीं देते हैं। अगर आप हर चीज़ का जवाब देने लगे ना तो समझ लो कि आप फिर इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं हो। बात तो सही है, इग्नोर करो, ये सबसे बढ़िया। हाँ मतलब सब बता, आप अपने काम से मतलब रखिए ना। देखो मैं फिर वही बार बार एक ही बात बोलूँगा कि भाई मान जी को सोचो कितने लोग बोले, आओ मूवी देखना, उसको कितने लोग बोले कि यार तू क्या पागलपन कर रहा है, तू फोड़ पाएगा क्या इसको, क्यों पागलपन कर रहा है, क्या ज़रूरत है तेरे को, सब लोग तो कुछ सोच ही नहीं रहे, तू ही क्यों कर रहा है, ये है वो है। तो सोचो अगर वो ऐसा सोचता उनकी तरह तो क्या वो काम हो पाता? वो कभी नहीं हो पाता। अब्दुल कलाम सोचो कि अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ छाड़ के साइंस वहाँ लेबोरेटरी में लगे रहे, तब जाके आज अपने पास डिफेंस प्रणाली है, ठीक है, मिसाइलें हैं। तो भाई ऐसे नहीं होता है। अगर वो भी यही सोचता तो कैसे काम चलता बताइए। तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में ना इन्हीं चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सी चीज़ों से प्रभावित हो रहे हो और कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है। अगर आप इन चीज़ों से अगर नेगेटिव रूप से प्रभावित हो रहे तो आप समझ लेना आप गलत रास्ते जा रहे हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना जीवन में। तो ये चीज़ें फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। देखो बोलते तो बहुत कुछ है, मेरे को भी लोग खुद बोले कुछ, सब कुछ ठीक है, कोई नहीं, बोले तो बोलने दो। मेरे को तो बहुत सारे लोग बोलते थे तो तुक्के से पास होता है, ये है ठीक है यार, कोई बात नहीं, पास तो हो रहा हूँ ना मैं तो डजेंट नॉट मैटर कौन क्या बोलता, हमें उसके लिए मतलब है नहीं। देखो एक और चीज़ याद रखना हमेशा, जैसे एक राजा बनता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी के लोग बुराई करते हैं, जो भी XYZ है, मैं भी बुराई करता हूँ, पर्सनल बात वो नहीं है। मैटर यहाँ पे ये है कि वो राजा है, ख़त्म बात। तुम चाहे उसकी बुराई कर लो, उसको घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा, वो राजा राजा ही रहेगा। ये चीज़ याद रख लेना। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि भाई कोई लोग तुम्हारे बारे में तारीफ़ करे, बुराई करे, तो गीता का एक श्लोक है, समभाव स्थिति में रहना चाहिए। कोई आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, ठीक, तो इसका मतलब इन्हें एकदम आत्ममुग्ध हो जाओ आप, ठीक है। और कोई आपको बहुत ज़्यादा निराश कर रहा है तो ऐसा भी नहीं कि आप डीमोटिवेट हो जाओ। दोनों स्थिति में संभाव रहना चाहिए। और मेरा मानना है कि एस्पिरेंट का लाइफ एक साधु की तरह होता है,
साधु जैसे भाई सब ऐसी बात है, उसको जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहता है वो। कभी कभी बार ऐसा होता है कि जब घर घर जाते हैं तो कई बार कुछ भी नहीं मिलता, तब भी वो संतुष्ट रहते हैं भजन करके। और जब मान के चलो कभी बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ मिल जाता है, खीर मिल गए, पकवान मिल गए, तो अब ये भी नहीं है कि वो डेली इसी चीज़ की अपेक्षा करें, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट को भी जीवन में ऐसा ही होता है कि देखो कभी रिजल्ट आएगा अपने पक्ष में, कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब रिजल्ट नहीं आया तो हम उसी चीज़ की चिंता करते रहे, ठीक है। रिजल्ट आया तो ऐसा नहीं कि पीटी, जैसे बहुत बार मतलब गलतियाँ होती है, मतलब जो भी XYZ है, बहुत सारे बच्चों जैसे होते हैं पीटी निकल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, फिर वो मेंस की पढ़ाई में वो पीटी को एंजॉय करने लग जाते हैं, हाँ मेरा रिजल्ट हो गया, ये है वो है। ऐसा नहीं है, फाइनल सिलेक्शन बहुत दूर की बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग अगर इन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हो कि कौन क्या बोल रहा है XYZ है, तो फिर आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। और मेरा मानना है कि इन चीज़ों से बच के रहो, ना जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। दूसरों रिप्लाई करना ये सब चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं बनती, दैट्स नॉट नेसेसरी। मेरा मानना है कि घर वालों के लिए ज़रूर अकाउंटेबल होना चाहिए, इसके अलावा और अपन किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है बस। तो जैसे मैं अपने घर वालों को जो पूछता मैं जवाब देता हूँ उनको, ठीक है, जैसे भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ये है जो भी XYZ है, क्योंकि उनके प्रति अकाउंटेबल बनना पड़ता है भाई। सब ऐसी बातों पैसे भेजते हैं, सब कुछ है, तो उनको तो बताना ही चाहिए। घर वालों से झूठ बोलना मेरे को नहीं लगता, पर हाँ दोस्तों से सब कुछ चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं उनसे हर चीज़ का जवाब दे हम, पर हाँ घर वालों का थोड़ा अकाउंटेबिलिटी बनती है, तो उतना श्योर है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप बोले कि भाई घर वाले ये बोलते हैं कि भाई छोटा मोटा जॉब ले लो, देखो आपका वो डिपेंड ये करता है कि आपके परिवार की कंडीशन कैसी है। अगर आपके परिवार की कंडीशन, जैसे मेरे घर में ऐसा है कि भाई मैं जॉब मान के चलो कि नहीं लगूँ तो उससे मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब हो सकती है, पर मेरे घर वालों को कोई टेंशन नहीं है समझ रहे मतलब, इसका मतलब कि मेरे जॉब से मेरे घर वालों की इनकम का इस तरह का कोई मतलब ठीक है, उनकी लाइफ का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर में कंडीशन ऐसी है कि आपका जॉब नहीं लगा तो भाई आपके परिवार की कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही है, कर्जा होता जा रहा है, ठीक है, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर मेरा मानना है कि आप थोड़ा बहुत यूपीएससी से 1-2 साल का ब्रेक लेके चुपचाप जो है तैयारी कीजिए, और अपना जो भी कहीं सिलेक्शन आपको लगता है कि हाँ मैं वहाँ पे जल्दी सिलेक्शन ले सकती हूँ तब करना चाहिए। क्योंकि मेरा भी मानना है कि देखो अभी मैंने 8 साल लगभग यूपीएससी को दिए हैं, और अभी मैं देखूंगा प्रेजेंट टाइम में तो भाई सब ऐसी बात है मैं बहुत ख़राब कंडीशन में हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि भाई नॉलेज है कुछ तो कर ही लेंगे, वो एक ठीक है, हकीकत बात दुनिया की कुछ और अलग ही होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होता है, और आज के दौर में तुम देखोगे तो भाई प्राइवेट जॉब में कुछ भी नहीं, मुझे पता है मैं प्राइवेट जॉब भी कर चुका हूँ, सब कुछ है, सब तरीके की ज़िंदगी में जी चुका हूँ, तो मुश्किल है। परंतु मैं उस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ कि भाई सब ऐसी बात है कि मेरे पास जीवन के पास अगर मान के चलो कल कुछ भी नहीं हुआ मेरा, तो मैं भी तैयार हूँ कि भाई मुझे भी अपने सपने हाई फाई नहीं रखने, मुझे सामान्य जीवन जीना पड़ेगा, तो बस उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा। तो वही बात है कि फिर आप दिक्कत तो वहाँ हो जाती है कि लोग जिनके सपने बड़े होते हैं और जीवन में कुछ सफल भी नहीं हो पाते, तो फिर वो चोरी करेंगे, ये समाज में कुछ ना कुछ करेंगे, फिर वही होता है, ये हकीकत है ये चीज़। इस दुनिया में अभी जो आतंकवादी बनते हैं या उग्रवादी संगठन कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई बीजेपी का पार्टी का वो बना के ये कर रहे हैं, घोटाले करते हैं, ये कौन करते हैं? लोग जो जीवन में असफल होते हैं तभी तो ये लोग इधर जाते हैं, कौन जाता है? ये हमेशा याद रखना। तो वही आप सोचो कि आपको कैसा, जैसे मैं भाई मेरा ये है कि भाई ठीक है, मेरे घर वालों का ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे कारण को मेरे घर की कंडीशन सुधर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे घर का कंडीशन जो भी है ठीक है, परंतु मेरी पर्सनल लाइफ है, तो भाई मुझे पर्सनल लाइफ सोचना पड़ेगा कि मैं अपने कल घर वालों का, वैसे नहीं कि मैं बुढ़ापे तक मैं अपने घर वालों पे डिपेंडेंट रहूँ, तो वो गलत बात है। तो वो चीज़ें थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा भाई इस मामले में। मेरा माना घर में बड़ी हो, तब लड़कियों को तो फिर ये भी रहता है ना कि आप जैसे अगर आप मतलब जॉब लग भी गए तो घर पे से ही कंट्रीब्यूट कर पाओगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लो। फिर लड़कियां रबड़ हो जाती है, रबड़। हाँ मतलब सब ऐसी बात है ना, आप खुद ही सोचो, अगर आप मान लो संडे आप जॉब लग गई, आप सोच रहे हो मैं फैमिली में सपोर्ट कर लूँगी, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप शादी लग जाएगी ना तो जो आपका हस्बैंड होगा ना 1 रुपये भी नहीं देने देंगे घर वालों को, ये हकीकत है, आप समझते नहीं हो, ये सामाजिक ट्रूथ है। प्रत्यास्थता का नियम पूरा लागू होता है, इलास्टिसिटी वाला। इसीलिए सोचो, फिर सोच समझ के डिसीजन लो, फिर आपको देखो कि आपको लाइफ बहुत कुछ है। पर हाँ एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये चीज़ों को इसलिए लेके डाउट रहता है, जैसे आप लोग भी 2-2 3-3 अटैम्प्ट दे ही चुके हो, तो आखिर मैं बताता हूँ एक चीज़ है ना, ध्यान से समझना है चीज़। जब मैं 2018 में पहली बार मैंने अटैम्प्ट दिया तो गलती भी थी, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था उस दौर में कि पहली बार पूरा एटलीस्ट कोचिंग कंप्लीट होना चाहिए था, तब देना चाहिए था। पर मैंने 2018 वाला दिया तो सीसेट हो गया था मेरा, तो एक उम्मीद बनी। 2019 वाले में ऐसा हो कि दोनों नहीं हुए थे, तो फिर 2020 में ऐसा हो गया मेरा जीएस निकल गया था।
क्योंकि 2018-19 में जीएस नहीं हुआ था, तो उससे मुझे उम्मीद बनी। तो एटलीस्ट आपके पास रिस्क लेने के लिए कोई फैक्टर होना चाहिए। ये नहीं कि आप पिछले 3-4 सालों से अटेम्प्ट दे रहे हो और एक बार भी जीएस नहीं हो रहा, एक बार भी सीसेट नहीं हुआ और आप कट ऑफ से बहुत दूर हो, फिर तो मतलब नहीं है कि आप यूपीएससी का नाम जप कर रहे हो। ये चीज़ समझ लेना, ये चीज़ हकीकत है। मेरा ये मानना है कि आपने लगातार 3-4 साल सीरियस होकर तैयारी किया है और आपके एकदम कट ऑफ से 30-40 नंबर दूर है, फिर से भूल जाओ भाई, फिर यूपीएससी नहीं, फिर समझ लो आप ये चीज़ समझो। अगर आप, मेरा मानना है कि ये तो चीज़ फिर गलत हो जाएगी, फिर आप ज़बरदस्ती पीछे पड़े हो यूपीएससी के। और मेरा मानना है कि आप तो मेरी क्लासेस के बाद में इतना फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि आप क्या देख लेना आपकी बार, अगर पता नहीं तुम लोग क्या करते हो पेपर में, जैसे पिछले साल जो रिजल्ट रहा मुझे वो तो नहीं मिलना चाहिए अब की बार। मेरा मानना है कि अगर आप लोग मेरी ट्रिक सीखे हो, अगर उसको अप्लाई करोगे, अच्छे से अप्लाई करो, तो क्या तो कट ऑफ पार कर जाओगे। कट ऑफ पार भी नहीं करोगे तो एकदम जस्ट बॉर्डर पे रहोगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी बहुत 30-40 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, ये तो नहीं होगा अगर आपने ईमानदारी से मेरी क्लासेस की। अगर आप, मेरा मानना है कि कट ऑफ से 4-5 नंबर से कम रह जाते हो, 10 नंबर से कम रह रहे हो, तो मेरा मानना है कि फिर आप यूपीएससी में रिस्क ले सकते हो, बढ़ जाते हो नंबर। पर आपको 30-40 नंबर, 3-4 अटेम्प्ट में यही हो रहा है कि एक बार भी जीएस नहीं हुआ, एक बार भी सीसेट नहीं हो रहा, तो फिर तो खतरनाक कंडीशन, फिर ज़बरदस्ती आप यूपीएससी को कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि और कुछ कीजिए। मैंने देखो रिस्क इसीलिए लिया, मैं आज 8 साल लगा रहा, उसी कारण था भाई। मेरे पास 2020 मेरा जीएस हो गया था, सीसेट मेरा उस टाइम सोचो कि ओनली एक क्वेश्चन से 64 नंबर थे मेरे, एक क्वेश्चन भी हो जाता तो मैं पास हो जाता। फिर 2021 में ऐसा हुआ कि सीसेट हो गया, जीएस 2 क्वेश्चनों से नहीं हुआ। फिर 2022 में ऐसा हुआ कि सीसेट नहीं हुआ 3 क्वेश्चनों से। फिर 2024 में देखो 0.66 का, सॉरी 23 में 0.66 का रहा, फिर 24 में हो ही गया। अब आपकी बार भी देखो, भगवान भरोसे है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन इधर हुए तो पास हो जाऊँगा, 1-2 क्वेश्चन इधर हुए तो, अब जब मैं एकदम बॉर्डर पे हूँ। तो मेरा कहने मतलब है कि रिस्क मैंने इस बिहाफ पे लिया है। मैं भी चाहता तो भाई मुझे जब पता हो जाता क्लियर भाई मैं दूर दूर तक कट ऑफ जा रही है 80, मेरे 40 नंबर आ रहे हैं पिछले 3 अटेम्प्ट से मैं लगातार, तो फिर रिस्क है, फिर रिस्क है। जैसे मेरा क्या रहा कि मेरा प्रोग्रेस हुआ, पहले अटेम्प्ट में जीएस में मेरे 49 है, दूसरे में 59 है, तो प्रोग्रेस हुआ। फिर तीसरे अटेम्प्ट में मेरे 80 आ गए, चौथे अटेम्प्ट में फिर कम आए 63 अटेम्प्ट, फिर 5वें अटेम्प्ट में मेरे 92 चले गए। तो मेरा प्रोग्रेस रहा है, मतलब अप्स डाउन। और आपका सोचो कि अगर डिक्रीज हो रहा है, पिछले 30 नंबर आए, फिर 20 आ गए, 10 आए, तो फिर मामला गड़बड़ है। ये चीज़ समझ लो। तो बहुत सोच समझ के देखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आप लोग जो भी अभी हो, ठीक है, 2-3 लोगों को छोड़ के सब लोग अभी 25-26 की रेंज में हो। तो मेरा मानना है कि आप अभी अपने आप को कैरियर को मोल्ड कर सकते हो, किधर भी जा सकते हो आराम से, है ना। अब जैसे मैं हूँ भाई, 30 पार हो चुकी है मेरी, तो मेरा मानना है कि अब मेरे को मोल्ड कर पाना, मैं देखो, नहीं तो मैं अब कोई किसी आर्मी के उसमें जा सकता हूँ, नहीं किसी में पुलिस की नौकरी में जा सकता हूँ, क्योंकि ओवर एज हो चुका हूँ। तो मेरे तो बहुत सारे ऑप्शन तो ऐसे ख़त्म हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन है। तो अब स्वाभाविक बात है, तो यूपीएससी कर लो या फिर मैं नेट जीआरएफ उधर करूँगा, बस वही ऑप्शन है मेरे पास। तो वही मैं समझो कि अभी आपके पास टाइम है, आपकी 22-23-24 साल की एज है, तो इसमें आप आराम से इधर उधर जा सकते हो। पर मेरा वही मानना है कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो बस आप ये चीज़ सोचो कि भाई यूपीएससी मेरा नंबर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, और बढ़ रहे तो मैं कट ऑफ के नज़दीक पहुँच रहा हूँ। अगर पहुँच रहे तो फिर मेरा मानना है जरूर प्रयास करो, फिर एक और प्रयास करना चाहिए, हो जाओगे सफल। तो वो सब चीज़ें, ऐसा नहीं है, फैक्ट वेरीफाई जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में तेज चलाने वाली बात हो जाएगी फिर वो। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या समझाया, तो ये सब सारी चीज़ें। यस सर। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, तो फिर कल काम करके आना, ठीक है। हाँ। आपके पीसीएस वाले स्टूडेंट कहाँ चले गए भैया, आप क्लास नहीं लेते क्या उनकी? वो लिख ही नहीं रहे आंसर, तो मैं क्या ही करूँ। तो वो है ना यूपीएससी मेन देने चले गए, मैंने मना किया था उन लोगों को, यूपीएससी फ्री देने चले गए, वो गलत बात है। ये 2 पैर पे नाव रखने की आदत है ना, गलत है। अब इसके कारण पीसीएस खराब करेंगे अपना। अब ये क्या ही करोगे आप, देखो लोगों समझ, अब देखो मैं किसी को फोर्सेबल डिसीजन चेंज तो नहीं करवा सकता ना। पर जब उन्होंने मेरे से पूछा था ना, तब मैंने मना कर दिया था उनको, तो अपन वही फिर देने गए। चलो कोई नहीं, ठीक है फिर, है ना, कल मिलते हैं फिर। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।